लगा दिया। हो गया। ठीक है, कर दिया लाइव। लाइव हो गया। अरे भाई साहब। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो मक्खन बघेल, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। चलो फटाफट आ जाएंगे, क्लास के साथ जुड़ेंगे सभी लोग लाइव। सभी को क्लियर वॉइस क्लियर आ रही है? आप लोग एक बार थम्स अप करके बताएंगे। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो सर, हेलो स्नेहा रानी, AFSARH, रीना रॉय, हाय, हेलो ज्योति राणा, हेलो। मेरा नाम लीजिए। नितिन, नितिन ले लिया जी आपका नाम। और कुछ एवरीथिंग एल्स। चलो देखो देखो ध्यान से। रोहित A3132, हेलो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास के साथ जुड़ेंगे सभी लोग। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। और सभी लोगों का संडे आज कैसा रहा भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप लोग अपना दिन बताइए कि आप लोगों का दिन कैसा रहा। अगर दिन अच्छा रहेगा तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और टॉपिक्स को करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी। तो स्पेशली क्लास लेके आया हूँ। तो हम लोग पहले तो याद रखना कि हमारा कुछ लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या करवाए थे, डांस, वो सॉरी फेस्टिवल्स करवाए थे ना, फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स का कुछ पार्ट रह गया था हमारा, लेकिन फेस्टिवल्स हम लोग अभी कवर नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और बचा पार्ट हम लोग फेस्टिवल्स के ऊपर करेंगे। और बचा पार्ट कुछ ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से 3 या 4 आपके स्टेट्स होंगे, उनके फेस्टिवल्स को कंप्लीट करेंगे और टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है जी। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और बेसिकली SSC GD के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर लेकर आया हूं और कोशिश रहेगी कि सभी लोग इस क्वेश्चन के अंदर या जो आज का जो सेशन है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फटाफट उसके आंसर देंगे कमेंट के अंदर। ठीक है जी। तो कोशिश करेंगे, मैं चाहता हूं सभी का आंसर एक्यूरेट फॉर्मेशन में आए। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका आंसर देंगे। अनमोल सिंह जी कह रहे हैं सर आपका यूट्यूब चैनल है। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है अनमोल सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी विद गौरव। ठीक है जी, स्मार्ट स्टडी विद गौरव। गौरव में आप लोग स्पेलिंग गलत कर देते हो, GAURAV लिख देते हो, लेकिन मैं GOURAV लिखता हूं। इस वजह से आपको चैनल कभी कभार किसी और का सब्सक्राइब कर देते होगे, मेरा का सब्सक्राइब करने के लिए GOURAV बोलोगे। क्लियर है चीज? ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। हेलो सर, हेलो मीना संगीता, हेलो स्वरा 9573। देखो एक बार सभी की अटेंडेंस हो जाती है और सभी लोगों का नाम लूंगा। बच्चे कंप्लेंट करते हैं सर हमसे बात नहीं करते हो, हमारा नाम नहीं लेते हो, हमें हेलो नहीं बोलते हो, ना हमें विश करते हो, डायरेक्ट पढ़ाने लग जाते हो। भाई ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, ऐसा ऐसा मतलब बोलते हो कि सर आप नाम नहीं देते। देखो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए पढ़ाई पर। नाम लेने से क्या, नाम तो मैं ज़िंदगी भर लूंगा, बस एक बार आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका नाम परमानेंटली इसमें लिया करूंगा। ठीक है जी। आप लोगों की मिसाल दिया करूंगा और बोलो। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बट बेसिकली सबसे पहले तो हमारा प्रेफरेंस या प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टडी, जिस चीज़ को हम लोग फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है जी, जिस चीज़ को हम लोग फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है चीज़? एक और बात, एक बार मुझे बताएंगे किस किस का डाटा लगभग 50% एग्जॉस्ट हो चुका है भाई। और जो कहने वाले हैं कि सर जी बस हम तो हाजिरी देने आए हैं, उसके बाद क्लास में तो गायब हो जाएंगे बस एट टाइम पे। स्ट्रेंथ देखो धीरे धीरे 158 से गिरकर 167 से गिरकर ये ना 40 के पास पहुंच जाए, मेरा नाम बदल देना। देखना 40 तक पहुंच जाएगी स्ट्रेंथ, क्लास खत्म होते होते 40 तक तो पहुंच जाती है स्ट्रेंथ। ठीक है जी। तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। हेलो, लव यू जिंदगी I20, लव यू जिंदगी 20 कह रही है। हेलो सर, हेलो जी, हेलो निशा निशु 1258, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। श्रेया तिवारी नहीं हुआ मतलब समझा नहीं मैं। माय ड्रीम पॉइंट राइट सर। शीनू द ह्यूमन, क्यों मेरे साथ छोड़ दिया, क्या था मेरा कसूर? ये क्या शायरी कर रहे हो शीनू जी? चलो, बदनाम छोरा मेरा, आइकन उपेंद्र मेरा, ITC पाचर हो गया। क्या लिख रहे हो भाई, किस चीज़ का हो गया है?
हेलो सर, आई एम न्यू। अच्छा, न्यू बच्चे भी ज्वाइंट हुए हैं, चलो बहुत बढ़िया। न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड। कुमार आर्यन सर्जन आर्यन कह रहे हैं कि सर हम आई एम अ न्यू स्टूडेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट है ज्वाइन हो जाइए, और कोशिश रहेगी कि हम लोग क्लास को अच्छे से लेवल पर लेकर जाएंगे। सर लिंक लगा देना। लिंक लगा हुआ है अनमोल सिंह, आप जाकर चेक कर सकते हो। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, आप उसी पे टैप करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। वीडियोस को मैंने फुल फॉर्मेशन में डाली हुई है। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अर्जुन राणा कह रहे हैं आई एम अ न्यू स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाइंट हो जाइए क्लास के साथ। चौबे विजय प्रकाश, रिप्लाई दो किस चीज़ का जी? गुंजन गुप्ता 1404, हेलो सर। नेट के बारे में पूछा आपने? हाँ, अच्छा, नेट के बारे में, हाँ, अच्छा, ठीक है, वही चीज़ है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, मेरे ध्यान से निकल गया मैंने क्या पूछा था आप लोगों से। कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सोनू यादव यूपी, आई एम फ्रॉम अयोध्या। आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी बट आई एम नॉट फ्रॉम अयोध्या, आई एम फ्रॉम लखनऊ। ओके चलो बहुत बढ़िया। आई एम आर्ट स्टूडेंट, वेरी गुड। हेलो सर, मैं भी नहीं हूँ, RRWT। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका है। नाउ आप अपने टॉपिक पर आते हैं। हेलो सर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा दिल से धन्यवाद और स्वागत है मेरे इस चैनल के अंदर, और कोशिश रहेगी कि जो आपका मुकाम है उस मुकाम को आपको लेकर चलूँ। ठीक है जी, उसमें मेरा जितना सपोर्ट हो सकता है वो सारा का सारा सपोर्ट मैं आपको करूंगा। उसकी टेंशन लेने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरीके से हम बढ़ते चलेंगे। अब एक छोटी सी शायरी के साथ शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उसने पूछा कि तुम कहां से आए हो। उसने पूछा कि तुम कहां से आए हो। उसने पूछा तुम कहां से आए हो। मैंने बोला बहुत दूर से। मैंने बोला बहुत दूर से। उसने बोला जगह का नाम बताओ। तो मैंने कहा मेहनत। मेहनत वो है जो मुझे बहुत दूर से लेकर आई है एक सफलता के पास। तो इसका मतलब मैं सफलता मुझसे पूछ रही है कि तुम कहां से आए हो। तो मैंने कहा मैं मेहनत से आया हूं और बहुत ही तुम्हारे नज़दीक आया हूं। तो उसी मेहनत को अपनी एक मजबूत पकड़ बना के चलो जिससे हम सफलता के पास पहुंच सके। ठीक है जी, सभी की मंजिल एक होनी चाहिए और वो होनी चाहिए आपकी क्या? सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड। सभी लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑन स्क्रीन। सभी लोग जुड़ेंगे क्लास के साथ, और टॉपिक चलेगा आज SSC GD इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? पहला क्वेश्चन, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल का क्या रोल था? टोडरमल क्या थे? ठीक है जी, ऑप्शन 1 इट्स फाइनेंस मिनिस्टर। पहला ऑप्शन कि क्या वो वित्त मंत्री था। दूसरा सर क्या था वो? दूसरा लिखेंगे ऑप्शन में, क्या वो आपका एजुकेशन मिनिस्टर था सर? सेकंड वन इज एजुकेशन मिनिस्टर। तीसरा ऑप्शन सर, तीसरा ऑप्शन है आपका कल्चरल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था सर। कल्चरल डिपार्टमेंट का था वो। चौथा ऑप्शन डांसिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, यानी डांसिंग वगैरह के लिए अकबर को इंप्रेस करता था। आपको बताना है सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल का क्या रोल था, क्या की पोस्ट थी उनकी, क्या पोस्ट थी, आपको यह बताना है। व्हाट इज द पोस्ट?
आंसर दे रहे हैं बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर। नहीं नहीं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन लिखो फटाफट और बच्चों का आंसर आना चाहिए, फटाफट कमेंट में आंसर देंगे। फर्स्ट शालू शर्मा कह रहे हैं फर्स्ट होगा सर, चौबे विजय शिवप्रकाश कह रहे हैं ऑप्शन ए, अभिषेक कुमार कह रहे हैं ऑप्शन है सर, और अभय आर्मी बॉय विकास कह रहे हैं सर वित्त मंत्री, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंकित डी भी कह रहे हैं 1 आएगा, कुछ कह रहे हैं सर सी होगा। देखो ध्यान से, सम्राट अकबर की बात कर रहे हैं, जितने भी ऑप्शन ए वाले हैं मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, पहला आंसर आप लोगों का ठीक है। ठीक है जी। अकबर के दरबार में अगर मैं बात करूं सर, अकबर क्या था सर, एक मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला एक मुगल एम्परर था, जिसका रूलिंग टाइम था कब से कब तक सर, 1556 से लेकर 1605 तक इसने रूलिंग की थी। अकबर के फादर का नाम था सर क्या चीज, तो याद रखेंगे हुमायूं इसके फादर का नाम था। हुमायूं इज द फादर नेम, यानी कि हुमायूं जो था फादर किसके थे, अकबर के थे सर। और साथ ही साथ इन्हीं की अकबर की जो मॉम थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था सर इनकी मॉम का, हमीदा बानो बेगम इनकी मम्मी का नाम था। हमीदा बानो बेगम किसकी मम्मी का नाम था सर, अकबर की मम्मी का नाम था। अगर मैं कहूं सर अकबर की वाइफ का नाम क्या था, तो आप कहेंगे सर जोधा बाई जो थी वो अकबर की वाइफ थी। क्लियर है चीज। और इन्हीं अकबर की वाइफ को मरियम उल जमानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, सॉरी क्या बोलोगे, अकबर की जो वाइफ थी, क्या बोलेंगे, अकबर की जो वाइफ थी, इन्हीं की वाइफ को मरियम उल जमानी के नाम से भी जाना जाता है, मरियम उल जमानी के नाम से जानते हैं। क्लियर है चीज। अगर मैं बात करूं, अकबर इकलौता ऐसा दिल्ली का सुल्तान, या कह सकते हो दिल्ली का एक ऐसा मुगल डायनेस्टी का राजा था जो कि एक तरीके से अनपढ़ राजाओं में से एक माना गया सर, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था, ये अनपढ़ राजा था, फिर भी इसके नाम के आगे द ग्रेट वर्ड का टाइटल यूज किया जाता है। क्यों सर, क्योंकि इसने काम ही ऐसे किया, जैसे सपोज करो एक इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या होता है सर, उसके काम ही उसको इंसान को अच्छा बनाते हैं और उसके काम ही इंसान को बुरा बनाते हैं। तो याद रखना, अकबर जो था कैसे अच्छा बना और कैसे बुरा बना वो देखो। इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने कामों की वजह से ही बुरा बन जाएगा। सपोज करो ये अकबर के नाम के आगे सर ग्रेट क्यों लगाया गया, आखिर ये अनपढ़ था, फिर भी उसके पीछे इसके काम थे जिसकी वजह से ग्रेट बना। जैसे सपोज करो मैं और मेरा दोस्त हैं, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, मैं जो हूं बहुत ही अनपढ़ किस्म का इंसान हूं, मेरे अंदर ये कह सकते हो मैंने कभी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, 10वीं 12वीं में फेल हो गया, और मेरा जो दोस्त है ये MBBS करके बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार ऐसी फुटपाथ पे टहल रहे थे, तो यहाँ से क्या है सर, मेन रोड जा रही थी सगल से, और यहाँ पर क्या करना था, रोड क्रॉसिंग करने के लिए एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है। तो मैंने देखा एक सीनियर सिटीजन जो है वो इस रोड को क्रॉस करने से डर रही है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही हम लोग बात करते हुए जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, मैं तो अनपढ़ था लेकिन मेरा दोस्त पढ़ा लिखा काफी ज्यादा था, MBBS डॉक्टरी लाइन में जा रखा था वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जैसे ही हम लोग एक बार बात करते हुए चले गए, तो देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि एक औरत है वो इस रोड को क्रॉस करने से डर रही है। तो मेरे दोस्त से उसने हेल्प मांगी, उन सीनियर सिटीजन ने, लगभग 56 साल की होंगी, 56-57 साल की एज की थी, वो डर रही थी रोड को क्रॉस करने से। तो उन्होंने मेरे दोस्त से हेल्प मांगी, उन्होंने कहा बेटा मेरी हेल्प कर दोगे, मुझे ये रोड क्रॉस करा दो। तो बेटा क्या बोलता है, MBBS पढ़ा लिखा था, उसने कहा जी मतलब ये काम रह गया मेरे को, ये सब करूंगा मैं, एक काम करो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं उनसे कह दो रोड क्रॉस करवाने के लिए, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को बहुत जरूरी काम है। ऐसा बोल के वो निकल गया आगे। मैंने कहा कि यार ये काम नहीं करना चाहिए, देख एक बुजुर्ग औरत है, उसको रोड क्रॉस कराने में कितना समय लगता है, रोड क्रॉस करा देता। उसने कहा यार ये रोज का काम होता है, क्या करना है ऐसे रोड क्रॉस करा के, खुद कर लेंगे, कोई ना कोई करवा देगा उनको रोड क्रॉस। लेकिन जैसे ही वो आगे निकला, मैंने उन औरत को क्या कर दिया, रोड क्रॉस करवा दी। तो जैसे ही रोड क्रॉस करवाया तो उसकी नज़रों में कौन अच्छा हुआ, मैं या मेरा दोस्त? तो आप कहोगे सर आप अच्छे हुए, क्यों? क्योंकि आपने उसकी हेल्प की, आपके कामों की वजह से आप उसकी नज़रों में अच्छे बन गए। लेकिन आप तो फिर भी अनपढ़ थे, फिर भी उसको महान के रूप में आपको दर्जा मिला, ना कि आपके दोस्त को। वही काम सेम अकबर का था, अकबर भी ऐसे ही करके क्या बनेगा सर, महान बनेगा। वो कैसे बनेगा सर, ये अपने कामों की वजह से महान बना, और इसने 3 काम किए थे अपने जीवन में। वो 3 काम क्या थे सर? आप बोलेंगे सर दातीज काम किए थे। दातीज, व्हाट इज दातीज? दा फॉर दास प्रथा, दास सिस्टम, स्लेव सिस्टम को खत्म कर दिया इसने 1562 के अंदर। तीर्थ
तीर्थ यात्रा के लिए टैक्स वसूला जाता था इनके शासन में। 1563 में इसने ये भी खत्म कर दिया। अकबर कहता है मेरे शासनकाल में मुस्लिम धर्म का कोई भी बंदा अगर टैक्स देता नहीं है तो हिंदू धर्म का भी कोई भी बंदा टैक्स नहीं देगा। अगर मुस्लिम धर्म का बंदा टैक्स नहीं देता तो मुस्लिम धर्म के बजाय हिंदू धर्म का भी कोई टैक्स नहीं देगा। अगर हिंदू धर्म का टैक्स देता है तो मुस्लिम धर्म का भी टैक्स देगा। इसी वजह से इन्होंने तीर्थ यात्रा के ऊपर टैक्स खत्म करा दिया। जाफर जजिया टैक्स होता है, जजिया टैक्स को भी इसने क्या कर दिया सर, पूरी तरीके से खत्म कर दिया एट द टाइम ऑफ 1564 के अंदर। ये 3 कामों की वजह से प्रजा इतनी खुश थी कि इसे एक अकबर को महान का टाइटल दे दिया, और इस वजह से अकबर अपने नाम के आगे महान वर्ड जोड़ता है। क्लियर है चीज, महान अकबर के नाम से जाना गया। क्लियर है चीज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद दास प्रथा कहते हैं द स्लेव सिस्टम। क्या बोलते हैं सर, द स्लेव सिस्टम को दास प्रथा कहा गया। क्लियर है चीज। अकबर की अगर मैं बात करूं सर, अकबर के टोटल 9 रत्न थे। कितने सर, 9 रत्न थे, जिनमें से एक तो आपका तानसेन भी था सर। तानसेन, तानसेन जानते हो सभी लोग, तानसेन था। मुल्ला 2 प्याजा था सर, मुल्ला 2 प्याजा, ठीक है जी, मुल्ला 2 प्याजा। हकीम हुकाम, हकीम हुकाम भी इसके क्या थे सर, आपके हकीम हुकाम भी इसके नवरत्नों में से एक थे सर। टोडरमल, टोडरमल भी इसी का सर क्या था सर, नवरत्न था। बीरबल जिसे महेश दास कहा जाता है, वो भी इसका क्या था सर, वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो, वो भी इसका क्या था, नवरत्न था। ऐसे नवरत्न थे इसके कार्य। तानसेन के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि तानसेन कौन से स्टेट से बिलोंग करता था, तो मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करता था, और यहीं पर इसकी डेथ हुई थी। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक तानसेन पुरस्कार चलाया था। ठीक है जी, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या चलाया था सर, तानसेन पुरस्कार भी चलवाया था। किसकी याद में, तो याद रखना तानसेन की याद में। ये क्या गाता था सर, ये राग गाता था। ये मान के चलो तानसेन का काम था दैट्स वर्किंग ऑफ लाइक अ एलेक्सा। एलेक्सा बोलते हो ना, एलेक्सा प्ले द सॉन्ग हम तुम्हारे हैं सनम। तो वैसे ही तानसेन भी काम क्या करता था, जब अकबर को गुस्सा आता था, बीवी से लड़ता था, तो ये भी कहता था प्ले द सॉन्ग ऑफ रंग बरसे। तो ऐसी तानसेन भी गाने लग जाता था, रंग बरसे टाइप का गाना। तो ऐसी तानसेन करीबन करीबन राग दीपक, राग दीपक, राग भैरवी ऐसे गाने गाता था ये। राग दीपक, राग भैरवी जैसे गाने गाता था ये। ठीक है जी, राग गाने में बहुत एक्सपर्ट था ये। ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब मल्हार गाते थे, राग गाते थे। तो ये गाने का काम कौन करता था, तानसेन करता था सर। ठीक है जी, ऐसा बताते थे, पुराने लोगों का कहना था कि जब ये पुराने समय में जब राग गाते थे ना, तो बुझे दीपक को जला देते थे अपनी उससे आवाज से। मतलब भैरवी में जब ये राग गाते थे तो बेमौसम बरसात कर देते थे ये। जब मान के चलो अकबर का मूड हो जाता था रोमांस करने का, तो रोमांस करते समय के लिए तानसेन को बुला लेता था ये। तानसेन को कहता था भैरवी गा दो मेरे लिए, और उसी समय जैसी जोधाबाई आती थी, ये जैसी भैरवी गाता था, बाजल गरज उठते थे, बारिश हो जाती थी, और उसी समय एक रोमांटिक मौसम क्रिएट करने वाला तानसेन काम करता था। ठीक है जी, चलो एक और बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं सर टोडरमल की। टोडरमल की बात करें सर, ये फाइनेंस मिनिस्टर था, ये वित्त मंत्री का काम करता था इनके यहाँ। राइट आंसर लिखेंगे सर, क्या था सर, ये वित्त मंत्री था। ठीक है जी। और बीरबल का काम क्या था सर, बीरबल का काम था चुटकुले सुनाता था। ये चुटकुले खसाता था, किसको सर, चुटकुले खसाता था। कौन, चुटकुले सुनाता था सर, कौन, तो याद रखेंगे बीरबल, महेश दास। ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चुटकुले सुनाने का काम कौन करता था सर, बीरबल महेश दास करता था। क्लियर है चीज। बीरबल की एंट्री बहुत शानदार रूप में हुई थी। बीरबल की एंट्री कैसे हुई थी सर, बहुत शानदार रूप में हुई थी अकबर के दरबार में। क्लियर है चीज। कभी एक दिन फुर्सत होगी तो बीरबल की एंट्री बताऊंगा आपको कैसे हुई थी। आज तो नहीं, क्योंकि वरना बहुत टाइम हो जाएगा। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। चलो बहुत बढ़िया, इड चौधरी जी कह रहे हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। चलो ठीक है, आगे आते हैं भाई। अरे भाई तुम पढ़ने नहीं आते क्या है। चलो एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह की बाद में बात करेंगे, याद रखना। तो ये था अकबर के बारे में डिटेल। क्लियर है चीज। ना वो एजुकेशन मिनिस्टर था टोडरमल, ना कल्चरल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, ना वो डांसिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। पहला क्वेश्चन कितने बच्चों का सही है, समझ में आया, एक बार थम्स अप करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने HRA का मतलब तो सुना होगा। HRA, अब आप सोचेंगे सर ये HRA क्या होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा सर हाउस रेंट अलाउंसेस तो नहीं होता ये, हाउस रेंट अलाउंसेस की तो बात नहीं कर रहे हो आप।
कॉमर्स वाले बच्चे जो होंगे उनके दिमाग में फटाफट यही पहले बात आई होगी, सर HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस होता है क्या? तो आप लोगों को बता दूं, HRA मतलब निम्न में से, क्वेश्चन सेकंड सुनेंगे ध्यान से, निम्न में से अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है जी। आपको बताना है कि इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे। इंग्लिश में कह दूं, इंग्लिश के अंदर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ HRA, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ HRA, हु अमंग द फॉलोइंग was one of the founder of HRA। HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन आप लोग पहले मुझे बताओ कि HRA जो डिपार्टमेंट है या HRA के जो संस्थापक सदस्य हैं वो इन चारों में से कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन थे? ऑप्शन सर, ऑप्शन है भगत सिंह। दूसरा ऑप्शन है सर लाला लाजपत राय। तीसरा ऑप्शन है सर राम प्रसाद बिस्मिल। और चौथा ऑप्शन है सर आपका बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है निम्न में से कौन HRA संस्थापक सदस्य में से कौन एक थे। बच्चे आंसर दे रहे हैं सर भगत सिंह, कुछ कह रहे हैं लाला लाजपत राय। चलो भाई आओ जरा ए वाले देखें, ए वाले पकड़ते हैं, बहुत बढ़िया। ए वाले बहुत बच्चे कह रहे हैं जी ए होना चाहिए। ए का रीजन बताऊंगा, आप लोग ए कह रहे हो ना, बताऊंगा उसका रीजन क्या है। क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे हो, मैंने क्या लिखा है, निम्न में से कौन HRA संस्थापक सदस्य के क्या थे सर? सदस्य थे। संस्थापक सदस्य कौन थे इनमें से? ठीक है जी, चलो ध्यान से देखते हैं। HRA की अगर मैं बात करूं सर, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये फाउंडेड कब हुआ था सर? फाउंडेड का मतलब इसकी स्थापना कब हुई, यानी इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1924 में, 1924 में। आपने सुना होगा 1924 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना भी इसी समय पे हुई थी 1924 के अंदर। क्लियर है चीज? कब हुई थी सर? 1924 के अंदर आपके स्वराज पार्टी यानी ऐसी चीजों की स्थापना की गई थी। ठीक है जी, याद रखेंगे। इसकी स्थापना करने के लिए अगर मैं बात करता हूं 1924 में जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, आखिर स्वराज पार्टी बनाई किस लिए गई? क्योंकि इससे पहले 1922 में आपको पता होगा, आपको चोरा चोरी कांड के बारे में पता होगा। इससे पहले चोरा चोरी कांड हुआ था, पता है ये चीज? एक बार हम सब करेंगे सर, चोरा चोरी कांड पता था? इससे पहले आपका चोरा चोरी कांड हुआ था। उससे पहले आपको पता होगा 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला था, ये भी पता होगा। और उससे पहले पता होगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हम लोग इसी को लिंक करेंगे किसके साथ? इसी के साथ। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। बहुत भयानक कांड था। 3323 लोगों का डाटा मिलता है जिनकी डेथ हुई थी इसके अंदर। ठीक है जी, आखिर हुआ क्या था इसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया गया है कि ये आया था रॉलेट एक्ट के अंदर। एक रॉलेट एक्ट आपने सुना होगा सर, कब चला था रॉलेट एक्ट? तो याद रखना 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था सर? एक अंग्रेजी या ब्रिटिशर ऑफिसर था जिसका नाम था रॉलेट, और उसी ने एक कानून या एक्ट पास किया जिसका नाम रखा इसने रॉलेट एक्ट। उस एक्ट के अंदर इसने बोला कि अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा पाए गए, एक किसी भी पब्लिक प्लेस पर 4 से ज्यादा इकट्ठा पाए गए या भारतीय लोग पाए गए, उन्हें ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लो। नो दलील नो अपील की धारणा रखी इसने और कहा कि 4 से ज्यादा एक ही जगह पर इकट्ठा पाए जाते हैं तो उन्हें ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लो, या तो उसको क्या कर दो, ऑन द स्पॉट मार दो, कार्यवाही कर दो उनके ऊपर। ये रॉलेट एक्ट आया था। जो करने वाले कौन थे सर? वो याद रखना, वो करने वाले कौन थे? तो वो रॉलेट नाम का बंदा था। इसने किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम रॉलेट एक्ट रखा। इसी एक्ट के जरिए पंजाब के 2 फेमस नेता गिरफ्तार हुए थे जिसका नाम था क्या? डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
क्योंकि ये क्या है, वो पॉलिटिकल लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसा बताया गया कि उनको इसी एरिया में ले जाया गया, जलियांवाला बाग एरिया में। और उस जलियांवाला बाग एरिया में जब ले जाया गया तो जलियांवाला बाग एरिया चारों तरफ से बाउंडेड एरिया से घिरा हुआ था, ऊंची ऊंची बाउंड्री थी इसकी। एक मेन एंट्रेंस था, इसी एंट्रेंस से क्या किया, इन दो पंजाब के फेमस नेता को ले जाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था सत्यपाल सिंह। जब गिरफ्तार कर लिया तो उस समय पद पर, या कह सकते हो ऑफिसर के मेन हायर ऑफिसर जो हुआ करते थे, ब्रिटिशर के मेन हायर ऑफिसर जो होते थे, एक का नाम था जनरल डायर और एक का नाम था माइकल ओ डायर। तो क्या हुआ, 13 अप्रैल का दिन आया और ये बातें गांधी जी को बताई गई। तो गांधी जी ने कहा, अगर आप अपने पंजाब के फेमस नेता को छुड़ाना चाहते हो, पॉलिटिकल लीडर को छुड़ाना चाहते हो, तो आपके अंदर एकता का बल होना चाहिए, यूनिटी बनाओ और एक साथ जाओ और ब्रिटिशर से गुहार लगाओ और साथ ही साथ गुहार लगाने के साथ साथ आंदोलन करो, तो आपकी बातें जरूर सुनेंगे वो लोग। ये बातें गांधी जी ने बताई। तो ब्रिटिशर्स को जवाब देने के लिए पूरी पंजाब की भीड़ 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, कब सर, 1919 को 13 अप्रैल को सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि उस दिन क्या था, बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था, उस समय सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने पंजाब के फेमस नेता लोगों ने, या कह सकते हो लोगों ने, भीड़ में एक तरीके से कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग मिल कर जाते हैं और उनसे दुहार लगाते हैं कि हमारे इस पंजाब के नेता को छोड़ा जाए। तो सारे लोग इकट्ठा होकर गए और जाने के बाद बात रखी कि हमारे नेताओं को छोड़ा जाए। और कम से कम 3323 लोग इसी गेट से एंटर हुए और एक ही जगह पर वो 3323 लोग इकट्ठा हो गए। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक ही जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो यानी कि नो अपील नो दलील की धारणा चलाई गई थी और ऑन द स्पॉट या तो उनको गोली मार सकते हैं या तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब 3323 लोगों को गिरफ्तार करना तो नामुमकिन था और उन्होंने किसको छुड़ाने के लिए गए, पंजाब के दोनों फेमस नेता को। तो माइकल ओ डायर ने इसको आदेश दे दिया कि इतने लोगों को गिरफ्तार करना नामुमकिन है, एक काम करो, इन सब पर गोलियां चला दो। सब पर गोलियां चला दी, जिसमें से 3323 लोगों की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। ऑन द स्पॉट ही 3323 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें से कुछ लोग भागने के लिए, जब वो पूरी ऊंची जगहों पर जब भागे तो चढ़ ही नहीं पाए वो लोग। जब चढ़ नहीं पाए तो उनको गोली लग गई, ऑन द स्पॉट उनकी भी मृत्यु हो गई। अपने आप को बचाने के लिए वो कुएं में कूद गए कि गोलियों से बच जाए हम लोग, तो गोलियों में कुएं में कूद गए। जब कुएं में कूद गए तो ऐसा बताया गया कि ये सारी चीज़ों को, घटना को देखता था कौन, उधम सिंह। उधम सिंह ने सारी घटना अपनी आंखों से देखी और मारने का प्लान बनाया माइकल ओ डायर को, क्योंकि आदेश देने का काम उसी ने किया। लेकिन घटना ये हो गई, पहले तो जनरल डायर को गोली मारने का, जनरल डायर के ऊपर गुस्सा था, जनरल डायर को मारने का सोचा, लेकिन जनरल डायर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी कैंसर से। माइकल ओ डायर को मारता है वो, बाद में क्या कर, पिस्टल से इसको मार देगा, गोली कर मार देगा इसको, माइकल ओ डायर को। इस वजह से पूरा का पूरा देश भड़का हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। हमारे कई सारे ऐसे लोग ऑन द स्पॉट की हत्या हो गई, सभी लोग मर गए। ठीक है जी, सभी लोग मर गए। आप लोगों को जानना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, वरना ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं इस पे। तो सभी लोग मर गए। तो इस वजह से पूरा देश भड़का हुआ था, पूरे देश इतना ज्यादा भड़का था, पूरा देश इतना भड़का था, आंखों में आंसू थे, आक्रोश था, गुस्सा था, लोगों के अंदर जुनून था कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला जाए। पूरे देश इकट्ठा हो गया, एक साथ यूनिटी बना गया। तो गांधी जी से गुहार लगाई कि हमें इंसाफ दिलाओ और हमें किसी भी हाल में इंसाफ चाहिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है कि हमारे कई सारे निर्दोष आदमी ब्रिटिशर्स के हाथों से मरे गए और मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा, विविध रूप में करूंगा। आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, एक आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। बल्कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तो नाम बाद में पड़ा था, पहले नाम था कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सहयोग आंदोलन। पूरे देश की जनता गांधी जी के साथ जुड़ी और गांधी जी के साथ इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया। लाठी लेके गांधी जी 2 साल तक आंदोलन चलाते चले गए और 1920 से लेके 1922 तक आंदोलन बहुत अच्छे स्तर पे चला। एक घटना हो गई 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, जिसका नाम था चोरा चोरी कांड। एक गोरखपुर के छोटे से जिले में एक पुलिस स्टेशन के अंदर 21 सिपाही और एक दरोगा को ऑन द स्पॉट जिंदा जला दिया गया। जब जिंदा जलाया गया तो इस वजह से गांधी जी ने अपने पैर पीछे हटा लिया आंदोलन में। जब गांधी जी ने अपने पैर पीछे हटाए तो उसकी वजह से, जब गांधी जी अपने पैर पीछे हटा गए तो उसकी वजह से लोगों का भरोसा टूट गया। लोगों ने सोचा कि इस बंदे के भरोसे हम बैठे थे और ये हमें, गांधी जी या कह सकते हो ये हमें इंसाफ दिलाने के लिए आगे चल रहा था, लेकिन एंड टाइम पर इसने अपने कदम पीछे हटा लिए। क्या करें हम लोग। तो गांधी जी पे बहुत गुस्सा हुए, पूरा का पूरा देश गुस्सा हुआ कि एट अ टाइम जिसके भरोसे हम इस तरीके की बात को मानने के लिए तैयार थे, आज वही चीज हमसे पीछे हटकर बोल रहा है।
जब गांधी जी के ऊपर से विश्वास टूट गया लोगों ने, तब बात करी कि गांधी जी के भरोसे हमें कभी नहीं बैठना। बल्कि चौरा चोरी कांड के बाद गांधी जी गिरफ्तार भी हो गए थे और उनको 6 साल की सजा भी सुनाई गई थी। गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई थी। किसने सुनाई थी? ब्रूमफील्ड ने सुनाई थी इनको सजा। 6 वर्ष की सजा सुनाई, लेकिन गांधी जी 2 साल की सजा काटी और 1924 में बाहर आ गए। कहा कि मेरे को अंदरूनी तकलीफ है, मेरे को बाहर निकाला जाए, सफोकेशन होती है जेल जैसी चीज़ों में। गांधी जी 2 साल के अंदर ही बाहर आ गए, 6 साल की सजा भी नहीं काटी इन्होंने। तो उसी के बाद ऐसा बताया गया 1922 के बाद जब गांधी जी के साथ ऐसा हुआ, लोगों का भरोसा टूट गया, लोगों को गुस्सा आया इन चीज़ों के ऊपर, तो लोगों ने कहा कि हमें गांधी जी के भरोसे नहीं बैठना। गांधी जी के भरोसे बैठे रहे तो न जाने देश कब आज़ाद होगा, हम लोग खुद अपने लिए देश को आज़ाद कराएंगे। तो फिर दोस्तों ने, फिर सभी लोगों ने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी। खुद का शासन बनाएंगे। अंग्रेजों ने नहीं, भारतीय लोगों ने कहा कि हम खुद की पार्टी बनाएंगे, स्वराज पार्टी, अपना शासन चलाएंगे, गांधी जी के भरोसे बैठेंगे तब कुछ नहीं हो सकता। तब स्वराज पार्टी बनाई गई थी 1924 के अंदर, ठीक है जी। और इसको बनाने के लिए कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है जी, सचिंद्र सान्याल थे सर, सचिंद्र सान्याल थे। और साथ ही साथ कौन था सर? योगेश चंद्र चैटर्जी। ये सारे के सारे शामिल थे और इन्हीं की हेल्प से स्वराज पार्टी और एचआरए का विभाग का स्थापना हुई थी। याद रखना, इसका राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है जी, राम प्रसाद बिस्मिल। आप लोग आंसर पता है क्या दे रहे हो? आप लोग आंसर दे रहे हो सर भगत सिंह। भगत सिंह तब बनेगा जब ये एचएसआरए में बदल जाएगी, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में बदलेगी, तब इसका आंसर भगत सिंह होगा। लेकिन अगर मैं एचआरए की बात करता हूं तो इसका राइट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल दोगे, ठीक है जी। क्लियर है चीज? एक बार थम्स अप करके बताएंगे सर क्लियर हो गया। आगे की बात, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। इन तीनों की हेल्प से एक नई सभा बनाई गई जिसका नाम था एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में ऐसा बताया गया था कि जो एचआरए था, इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 1924 में हुई थी, बताया था मैंने। इसी के ध्यान में रखकर आपको 9 अगस्त 1925 को इसी को ध्यान में रखकर एक कांड हो गया जिसका नाम था काकोरी ट्रेन एक्शन। अगले साल ही जैसी स्वराज पार्टी बनी थी, एचआरए बना था, उसी के साल अगले साल ही क्या हो गया सर? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। इसी काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर याद रखना एक ट्रेन चलती थी सहारनपुर से लेकर सर कहां तक? तो आप बोलेंगे सर सहारनपुर से लेकर एक ट्रेन चलती थी कहां तक? तो लखनऊ तक चलती थी सर। और इसी लखनऊ से ठीक 50 किलोमीटर से पहले, लखनऊ से ठीक 50 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है छोटा सा जिसका नाम था काकोरी। हमारे देश की जनता ने पहले से प्लान बना रखा था, अगर अंग्रेजों को हराना है किसी भी हाल में तो हमारे पास हथियारों की जरूरत होनी चाहिए। बिना हथियारों के हम अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना हमारे पास पैसे, ना हमारे पास हथियार। तो हमें एक ही चीज दिमाग में आई कि क्या करते हैं, अंग्रेजों की भरी हुई ट्रेन को लूट लेते हैं जिनमें हथियार रखे हुए। तो अंग्रेजों की हथियारों से भरी ट्रेनों को लूटने का प्लान बनाया था। जो ट्रेन चलती थी सहारनपुर से लखनऊ की ओर, और वो ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। कौन सी ट्रेन चलती थी सर? 8 डाउन ट्रेन। इसी ट्रेन के अंदर अंग्रेजों के हथियार भर भर के जाते थे, ठीक है जी, अंग्रेजों के हथियार भर भर के जाते थे। तो ऐसा बताया था, इस ट्रेन को लूटने का 5 लोगों ने प्लान बनाया था। उनका नाम था सर, जिसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, एक का नाम था राजेंद्र लाहाड़ी, एक का नाम था ठाकुर रोशन सिंह, एक का नाम था चंद्रशेखर आजाद, और एक का नाम था अशफाक उल्ला खान। इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था और इन्हीं लोगों ने मिलकर ये ट्रेन लूटी थी। जैसी ये ट्रेन काकोरी ट्रेन एक्शन पर रुकी, ये पांचों के पांचों एक एक डिब्बे में जाके चढ़ गए। जैसी चढ़े, इन्होंने हथियार को निकालना शुरू कर दिया। जैसी हथियार निकाले तो ऐसा बताया गया कि हथियारों की आवाजें हुई और जिसकी वजह से अंग्रेजों को भनक लग गई। अंग्रेज लोग आकर चढ़ने लगे। अंग्रेजों ने देखा कि हथियार लूट रहे हैं। उतने में जब पता लगा कि अंग्रेजों को पता लग गया है कि हथियार लूटे जा रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद चलती ट्रेन से निकल गए थे। ये तो बच गए, बाकी बच गए ये 4 लोग जो थे। चंद्रशेखर आजाद तो बच गए थे, बाकी बच गए थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह और आपके क्या अशफाक उल्ला खां। जैसे ये पकड़े गए तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग कर दी अंग्रेजों पे। अंग्रेजों ने उल्टा जवाब दिया फायरिंग से। फायरिंग करते करते 2-4 गोलियां अंग्रेजों को लग गई, ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। और उसी के चलते इन 5 लोगों को चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से इन 4 को ऑन द स्पॉट फांसी दे दी गई थी। जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी पर चढ़ रहे थे तब इन्होंने एक तरीके से एक स्लोगन बोला था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
ये बात राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा बोली गई थी। एक बार थम्स अप करके बताओ ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? एक बार थम्स अप करके बताएंगे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई? एक बार बोलेंगे सभी लोग सर समझ में आया, सारी घटना समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन हिस्ट्री की भी क्लास लेके आऊँगा, हिस्ट्री को पूरी कहानी के रूप में समझाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा हिस्ट्री में। ठीक है, आपको मैंने हिस्ट्री कभी पढ़ाई नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई भी है मेरे ख्याल से, ऑनलाइन पढ़ाई भी है मैंने, लेकिन कभी बोर्ड पे नहीं पढ़ाई। बोर्ड पे एक दिन कभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सच में कहता हूँ, हिस्ट्री में मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी, ठीक है, डोंट वरी। तो एक दिन हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट क्लास, बिल्कुल एक मॉडर्न तौर पर, एक पूरी स्टोरी फॉर्मेशन में समझाऊंगा वो चीज़। क्लियर है चीज़? एक बार थम्स अप करके बताएंगे फर्स्ट क्लास। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले लिया मैंने, लेकिन आपको ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, जो आपको इतिहास पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास आखिर क्या था। एक दिन भगत सिंह के बारे में रियल स्टोरी बताऊंगा, आखिर उनका जन्म कैसे हुआ, आखिर उन्होंने देश के लिए किस तरीके से अपना योगदान दिया था। क्लियर है चीज़? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ सर, ये जो एचआरए थी, इसी एचआरए के साथ हाउस क्या कहते हैं सर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जाकर भगत सिंह ने, आपको पता ही होगा, भगत सिंह ने एक नौजवान सभा की स्थापना की थी। उन्हीं नौजवान सभा के मेंबर्स को उन्होंने एचआरए के अंदर मिला दिया था। जब इसके अंदर मिलाया गया था, भगत सिंह ने जब अपने नौजवान सभा मेंबर्स को इसके अंदर मिलाया, तो इस डिपार्टमेंट का नाम एचआरए से बदलकर HSRA बन गया और इसको बोला गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तब इसका नाम एचआरए से क्या पड़ गया सर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया। तब आप आंसर देंगे भगत सिंह। ठीक है जी, अब पता लगा भगत सिंह क्यों आंसर दे रहे थे। बहुत बढ़िया, भगत सिंह नहीं देना है आंसर, भगत सिंह तब दोगे जब HSRA की बात की जाएगी, लेकिन जब HRA की बात की जाए तो आप आंसर देंगे सर राम प्रसाद बिस्मिल, सचेंद्र सान्याल या योगेश चंद्र चैटर्जी का आंसर आता है इसमें। ठीक है जी, एक बार थम्स अप करके बताओ आंसर क्लियर है सभी का? एक बार थम्स अप करके बताओ सभी का क्लियर है सर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखो फर्स्ट क्लास सभी लोग। चलो एक चीज और याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, जो आप ये हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी, ये चाहे लिखना चाहो तो लिख लो। फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी क्या हुई थी सर, इसकी स्थापना हुई थी, जो कि कब हुई थी, 1928 में, 1928 में हुई थी। क्लियर है चीज, जब आपका भारत में साइमन कमीशन आएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। सर ये लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय के बारे में तो जानते ही हो, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनकी डेथ हो गई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनकी डेथ हो गई थी सर, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। क्यों सर? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, पता है ना, पंजाब के शेर के नाम से, पंजाब केसरी के नाम से सिर्फ लाला लाजपत राय को जाना जाता है। थोड़ी सी बार इनके बारे में भी जान लो। भारत में एक आयोग भेजा गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन, इसी को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और व्हाइट मैन कमीशन के अंदर, इसे व्हाइट मैन क्यों बोलते थे? क्योंकि इसके अंदर सातों के साथ क्या थे सर, अंग्रेज थे। सातों के साथ अंग्रेज थे इसके अंदर, सातों के साथ क्या थे सर, इसके अंदर अंग्रेज थे। और सातों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था व्हाइट मैन कमीशन या साइमन कमीशन। यह अंग्रेजों की एक नीति थी भारत के अंदर। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोग हमारे हाथों से निकल ना जाए, गुलामगिरी से निकल ना जाए, तो भारत के ऊपर नजर रखने के लिए एक कमीशन भेजा जाए। क्योंकि उस समय क्या चल रहे थे, ब्रिटेन में चुनाव चल रहे थे, इलेक्शन, तो सभी लोग वहां के ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रिटेन में बिजी थे। जब ब्रिटेन में सब बिजी हो जाएंगे तो अंग्रेजों ने सोचा कि सब वहीं पे बिजी हो जाओगे तो भारत के ऊपर गुलामी गवर्न करेगा, भारत के लोग तो फिर आजाद हो जाएंगे। तो भारत के ऊपर एक आयोग भेजो, कमीशन भेजो, जो भारत के ऊपर नजर रखे। तो एक साइमन कमीशन बनाया इन्होंने कहा हर 10 साल के अंदर साइमन कमीशन भारत में जाएगा और वो इन चीजों की जांच करेगा कि जो रूल एंड रेगुलेशन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, क्या वो भारतीय लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे तो समझ जाओ ये लोग हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब सारी चीजें ठीक चल रही हैं। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो क्रांति के खिलाफ आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने साइमन कमीशन को भारत में भेजा, हर 10 साल में इसी चीज की जांच करने के लिए भेजते थे। इसी को बोला था व्हाइट मैन कमीशन। जब ये पहली बार भेजा गया था 1928 के अंदर,
तो लाला लाजपत राय ने लाहौर से इसका विरोध कर दिया, क्योंकि लाला लाजपत राय को लग गया पता कि अगर ये कमीशन भारत में आया तो अंग्रेज न जाने कितने साल के लिए फिर अपने देश को गुलाम बना लेंगे। ठीक है जी। तो याद रखना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अगर लाला लाजपत राय को पता लग गया कि अगर अंग्रेज भारत में आएंगे तो ये ना जाने कितने सालों के लिए फिर देशों को गुलाम बना लेंगे। इससे पहले कि लाला लाजपत राय ने बोला कि इससे पहले साइमन कमीशन आए, इसको भारत में घुसने ही मत दो, बाहर निकाल दो कमीशन को, अंदर ही ना आना पाए। अगर आया नहीं पाएगा तो भारत में पहुंचेगा कैसे, पहुंचेगा नहीं तो भारत में फैलेगा कैसे, इससे पहले, आने से पहले इसको बाहर निकाल दो। लाला लाजपत राय ने कई लोगों को, मेंबर्स को इकट्ठा किया और इसके खिलाफ गो बैक साइमन के नारे लगाए। लाहौर से जब इन्होंने गो बैक साइमन के नारे लगाए तो वहीं पर एक बंदा बैठा था जिसका नाम था स्कॉट। जब लाला लाजपत राय लाहौर की तरफ से, कहां से सर, लाहौर पता है ना आप लोगों को, इंडिया में आज जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है लाहौर, वहीं से नारे लगाते हुए कौन आ रहे थे, लाला लाजपत राय। ये जो हिस्सा है यहीं से लाहौर से नारे लगाए और नारे लगाए कि गो बैक के साइमन के नारे लगाओ। गो बैक साइमन के नारे लगाए गए और इसको भारत में एंटर होने ही नहीं दिया, भारत में एंटर होने से पीछे हटाया गया। तो यहीं पर क्या थे सर, यहीं पर एक स्कॉट नाम का बंदा था जो कि अंग्रेजों का तरफ से एक अधिकारी था, पुलिस ऑफिसर था ये। इसने देख लिया ये लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे हैं, तो स्कॉट ने लाठी चार्ज के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि लाठी चार्ज कर दो, जो भी इन चीजों का विरोध करे उनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ो, लाठी चार्ज करो। तो जब इसका विरोध कर रही थी पूरी भीड़, इसका विरोध कर रही थी, तो लाला लाजपत राय के सर पे, ये कह सकते हो, जब लाठी चार्ज के आदेश दिए तो लाला लाजपत राय के सर पे 3 से 4 लाठियां पड़ गई थी ऑन द स्पॉट। जब इनके सर पे लाठी पड़ गई तो ये अनकॉन्शियस हो गए ऑन द स्पॉट, उसी भीड़ में गिर गए ऐसे। जब गिर गए तो ये सारी घटना को देख रहा था पीछे से खड़ा होकर भगत सिंह जैसे ही देखा कि मेरे गुरु, भगत सिंह अपना गुरु मानते थे इनको, तो जैसे इनके गुरु गिरे तो ये भागे दौड़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि ऐसे पकड़ने के लिए भागे, भीड़ में पकड़ने के लिए। तो उतने में लाला लाजपत राय देख गए कि भगत सिंह आ रहा है दौड़ता हुआ, उतने में रोक दिया, कहते नहीं इसमें मत आओ, तुम आओगे तो ये किस्सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम एक हिंसावादी हो, तुम लड़ोगे तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा, तुम मत आओ, तुम वहीं रुको, हम संभाल लेंगे इसको। लेकिन वो माने नहीं, वो उतने में रुक गए, उनकी बात मानते थे वो रुक गए। जैसे ही रुके, वो रुकने के बाद ऐसा बताया गया कॉन्शियस होते चले गए, उतने में स्कॉट वहां से गायब हो गया था, स्कॉट निकल चुका था। तो भगत सिंह ने सोचा कि इनको पहले तो इनको ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ट्रीटमेंट देने के लिए इन्होंने कई समय तक रखा, लेकिन उसके बाद ऐसा बताया गया 2 महीने बाद इनकी डेथ हो गई। कौन मर गए, लाला लाजपत राय। जैसे ही लाला लाजपत राय मर गए तो भगत सिंह की आंखों में आंसू गिरने लग गए। भगत सिंह ने कहा कि मेरा जो गुरु था, जिसको मैं अपना गुरु मानता था, वो बेमौत मारा गया। उन्होंने कहा कि जिसने इसकी हत्या की उसको मैं जिंदा एक पल के नहीं छोड़ूंगा। तब भगत सिंह क्या हुए, भगत सिंह गुस्से में गए और भागे स्कॉट को मारने के लिए। लेकिन जब स्कॉट को मारने के लिए गए तो 2 महीने के बाद तो वो रिटायर हो चुका था। रिटायर होने के बाद उसकी जगह ले ली थी किसने, सांडर्स ने। सांडर्स उसकी जगह आ गया था, भर्ती में सांडर्स आ गया था उसकी जगह। तो एक दिन उसकी नजर पड़ गई भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने देख लिया कि सांडर्स है ये। तो सांडर्स क्या था, एक दिन क्या था, अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था रेलवे स्टेशन से, तो भगत सिंह ने कहा कि ये तो वही बंदा है जिसने मेरे गुरु की हत्या की है। ये भागे, सुखदेव और राजगुरु को लेके भागे रेलवे स्टेशन की ओर, भागते भागते स्टेशन पे जाके रुक गए और रुका, चारों ओर देखा कि पूरा सुनसान एरिया है। उन्होंने गोली निकाली, बंदूक निकाली और ऑन द स्पॉट सांडर्स को गोली मार दी। जैसी गोली मारी, ये उसी समय वहां से भाग गए और भागकर बंगाल भागे और अपना लुक चेंज कर लिया ताकि दुनिया लोग मुझे पहचान ना पाए, और असेंबली में जाके वहां पर भी बंगाल में जाके बम फेंक दिया। फिर वहां अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई होने लग गई। तो अंग्रेजों ने डिमांड रखी कि इनको फांसी दी जाए, किसी भी हाल में इनको जिंदा नहीं छोड़ना, भगत सिंह को फांसी दी जाए, क्योंकि ये नौजवान सभा बना रहा था, एक तगड़ी सभा बना रहा था ये पूरे भारत के लिए, मारने के लिए पूरी भारत को सभा बना रहा था ये। इसने कहा इसको जिंदा नहीं छोड़ना किसी भी हाल में। तो भगत सिंह ने कहा कि मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया, देश को आज़ाद कराने के लिए अगर मुझे कितनी भी जानें देनी पड़े मैं दूंगा, मुझे खुद की जान देनी पड़ी मैं दूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो बहुत कोशिश की इन्होंने, डरे नहीं, लेकिन भगत सिंह भागे भी नहीं। असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों ने बहुत कुछ कहा, इनको प्रेशर बनाया गया जज के ऊपर कि इनको फांसी दी जाए।
जज कंफ्यूज हो गया कि किस बिना पे फांसी दे दूं, इसने कुछ किया ही नहीं है, असेंबली में बम फेंका, कोई मरा ही नहीं, कहां से फांसी दे दूं मैं। तब जज के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया, इन्होंने सोचा कि इसको सैंडर्स की हत्या से जोड़ देता हूं, तब इसको फांसी दी जा सकती है। तब इन्होंने सैंडर्स की हत्या से इसको जोड़ा। तब गांधी यानी कि भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी की डेट रखी गई थी। ठीक है, लेकिन दी कब गई, एक दिन पहले दे दी गई ताकि इसको कोई बचा ना सके। ठीक है जी, तब 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। इससे पहले आपका 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। ठीक फांसी से 18 दिन पहले गांधी और इरविन के बीच में बात हुई थी कि बताओ गांधी जी, आपकी क्या डिमांडें हैं, क्या पूरी की जाए, अंग्रेजों ने पूछा। तो गांधी जी ने यह भी नहीं बोला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई कर दो। गांधी जी ने बोला कि 1000 लोगों को या 1 लाख लोगों को जो आपने कष्ट दिए हैं, उनके कष्टों को माफ कर दिया जाए। उनके कष्टों में जितने भी आपने उनके साथ जुर्म किए, उनके माफ कर दिए जाए। उनको नौकरी से जो निकाला गया, उनको नौकरी पर रखा जाए। जिनकी नौकरी आपने छीनी, उनको नौकरी दी जाए। जिनके साथ बुरा सुलूक किया है, उनके एक तरीके से बुरा सुलूक बर्ताव ना किया जाए। साथ ही साथ जो बेघर हो गए, उनके घर वापस किए जाए। जिनकी जमीन आपने हड़प ली, उनकी जमीन वापस की जाए। लेकिन कहीं भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई की मांग नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि गांधी जी जो थे एक अहिंसावादी, एक नॉन वायलेंस नेचर के इंसान थे, और भगत सिंह जो थे एक वायलेंस नेचर के इंसान थे। इसी वजह से गांधी जी ने उनका पक्ष नहीं लिया, और इस वजह से गांधी जी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था किसका, भगत सिंह का। और ऑन द स्पॉट गांधी जी कहते थे कि अगर एक लोगों की जान जाने की वजह से 10 लोगों का फायदा होता है, तो 1 लोगों को चले जाना चाहिए। तो 3 लोगों की जान जाने की वजह से 1 लाख लोगों को बचाव हो रहा था। इस वजह से गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया। गांधी जी ने कहा ठीक है, 3 लोग जा रहे हैं, जाने दो, लेकिन उससे अगर 1 लाख लोगों का भला होता है तो वो सही है। उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। तो याद रखोगे चीजों को, तो याद रखना ये बातें थी किसके लिए सर, तो ये थी लाला लाजपत राय की। क्लियर चीज, ये था साइमन कमीशन भारत का। क्लियर चीज, एक बार समझअप करो, आप लोगों को समझ में आया? सभी को एक बार बोलेंगे, सभी को समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग बताएंगे क्लियर हो रही है स्टोरी। मैंने तो स्टोरी बता दी आप लोगों को, ये तो एक बार बताना था मेरे को शुरू से। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाल गंगाधर तिलक के बारे में सुन लो। इन्होंने 1916 में इन्होंने क्या किया था सर, इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी मांग उठाई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। ये बात इन्होंने 1916 में बोली थी। बाल गंगाधर तिलक की बात है। क्लियर चीज, बहुत बढ़िया। चलो ज्यादा टाइम हो गया, हमने एक क्वेश्चन पे दे दिया, लेकिन कोशिश रही थी आपको कि वो सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, इस वजह से मैंने उस चीज पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। एक बार और समझा दो स्वयं संजू। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं क्लास पोस्ट कर दूंगा। जैसी क्लास पोस्ट करूंगा आप उस क्लास को जाकर रिपीट करके देख लेना। जितनी बार समझना हो वो सारी चीजें दोबारा से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी। जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए मैं दोबारा कह दूं कि दोबारा से आप लोग इस क्लास को देख लेना। एक बात और देखो, हमारे लिए फादर ऑफ नेशन गांधी जी हैं, मानते हुए चीज, और उन्हीं की याद में हम लोग क्या करते हैं सर, 2 अक्टूबर की छुट्टी भी होती है, नेशनल हॉलिडे। क्या ये बातें भगत सिंह के लिए नहीं होनी चाहिए, जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी? और महज सिर्फ कितने साल की उम्र थी बेचारे की? सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र थी उनकी, 23 ईयर्स। क्या 23 साल की उम्र में आज हम जो पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उस उम्र में इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए दिमाग में आइडियाज़ बुने थे? तो क्या उस बंदे के लिए क्या नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए, जिसने देश को आज़ाद कराने में अपना पूरा सहयोग दे दिया था? क्यों? सही बात है ना? मेरे साथ एक बार सच सच बोलेंगे, क्या उस बंदे के लिए, आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए एक तरीके से वो नहीं होना चाहिए था, जिसने सहयोग पूरा अपने देश के लिए, अपनी लाइफ को न्यौछावर कर दिया? उस बंदे के लिए क्या नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए? 23 मार्च 1931 को जिसकी जान गई,
क्या उसके लिए नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए? चलो बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन लिखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में, या कह सकते हो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अपनी तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा तटीय सीमा लगती है, यानी कोस्टल लाइन लगाते हैं? ऐसे भारत के कितने राज्य हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है? जिनकी तटीय सीमा लगती है। तटीय मीन्स क्या होता है सर? कोस्टल लाइन, तटीय सीमा। ऑप्शन 1 सर 5, ऑप्शन 2 सर 4, ऑप्शन 3 सर 8, ऑप्शन 4 सर 9। फटाफट आंसर देंगे। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा तटीय सीमा लगती है, या कह सकते हैं उनकी कोस्टल लाइन लगती है? हाउ मेनी स्टेट्स हु मेंटेन या बाउंडेड द कोस्टल लाइन? हाउ मेनी स्टेट टू बाउंडेड द कोस्टल लाइन? आपको बताना है कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं, कोस्टल लाइन। सर कोस्टल लाइन क्या होती है वो देख लो। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के अंदर वो सारा हिस्सा जिनकी रेखा या जिनकी सीमा पानी के साथ ज्वाइंट हो जाती है सर। पानी का मतलब होता है कोस्टल लाइन, पानी के साथ लगती हो। हमारा इंडिया जो है, इंडिया की सीमा याद रखो, इतना हिस्सा यहां से लेकर इतना हिस्सा ये पानी के साथ टच होता है। क्या मैं ऊपर वाले हिस्से को कह सकता हूं ये समुद्री रेखा है? सर नहीं सर, ये तो लैंड बाउंड्री टच करता है ना। इसकी सीमा तो सिर्फ लैंड बाउंड्री है, स्थलीय सीमा लगती है। तो याद रखना, पानी से लगने वाले राज्य जो होते हैं उन्हीं को तटीय सीमा कहते हैं। जिनकी सीमा पानी से लगती है उन्हीं को तटीय रेखा या तटीय राज कहा जाता है, तटीय राज्य। ठीक है जी, कोस्टल लाइन कहा जाता है। तो याद रखना, क्या मैं राजस्थान को लिख सकता हूं कोस्टल लाइन में? बिल्कुल नहीं सर, वहां तो पानी की कमी है, डेजर्ट एरिया है। याद रखना, गुजरात हो जाएगा सर तटीय सीमा बनाने वाला। दूसरा राज्य हो जाएगा सर महाराष्ट्र। ठीक है जी, इसी के नीचे आएगा सर गोवा आपका। गोवा के नीचे आ जाएगा सर आपका यहाँ पे कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे छोटा सा आ जाएगा आपका केरल। तो आपको एक साइड का तो पता लग गया कि सर वेस्टर्न घाट्स में लगने वाले जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं उनकी संख्या तो 5 होती है सर। ठीक है, उनकी संख्या तो सर 5 होती है, लेकिन मैंने तो आपसे पूछा है सर टोटल कितने होते हैं। अभी तो मैंने एक साइड का लिखा है, क्या इधर नहीं लगती? इधर भी तो पानी से लगती है, यानी इधर तो लगेगी सर अरेबियन सी से, और इधर लगेगी इंडियन ओशियन से, और इधर किससे लगेगी सर? बे ऑफ बंगाल से। तो इधर कितने राज्यों से लगेगी सर आपके? इधर भी आपके कितने राज्यों से लगेगी वो देख लेते हैं सर। एक तो बंगाल जुड़ेगा, वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया। एक यहाँ पर जुड़ेगा आपका उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा भी कनेक्ट करेगा। यहाँ आंध्र प्रदेश कनेक्ट करेगा सर, आंध्र प्रदेश के साथ यहाँ पर कनेक्ट करेगा तमिलनाडु। तो इधर हो जाएंगे आपके 4 स्टेट्स और इधर हो जाएंगे 5 प्लस 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने कनेक्ट करता है सर? 9 स्टेट के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है जी, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं? तो आप कहेंगे सर वो 9 राज्य हैं। हाउ मेनी स्टेट्स? सर टोटल 9 स्टेट्स हैं जिनकी सीमा किससे लगती है सर? पानी के साथ बाउंडेड एरिया बनाते हैं। याद रखो एक और चीज, अगर आपसे बोला जाए सर जो इंडिया का जो ये सारा एरिया है वो कितना टोटल डिस्टेंस है जो पानी के साथ लगता है, तो आंसर देंगे वो 6100 किलोमीटर का एरिया है जो पानी के साथ अटैच्ड होता है। पानी के साथ अटैच्ड होने वाला टोटल कितना एरिया है सर? 6100 किलोमीटर। अगर मैं इनके साथ यूटीज को भी जोड़ दूं, सर यूटीज को जोड़ के बताओ, तो यूटीज को भी जोड़ दोगे तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है 7516.6 किलोमीटर। अगर यूटी हटा दूं तो 6100 किलोमीटर, यूटी जोड़ दूंगा तो 7516.6 किलोमीटर। सर लैंड बाउंड्री कितनी जुड़ती है? तो आप आंसर देंगे 1502 किलोमीटर, सॉरी 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। ठीक है जी, लैंड टेरिटरी बोलते हैं इसको, यानी स्थलीय सीमा लगाता है भारत। कितना? 15,200 किलोमीटर की भारत लगाता है। लेकिन अगर मैं कहूं पानी की सीमा कितना लगाता है, तो आप कहेंगे 6100 किलोमीटर की लगाता है सर, ओनली 6100 किलोमीटर। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो गया सभी का। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट अपनी कॉपी पर लिखो। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट वी कॉल द स्टडी ऑफ मून।
चंद्रमा के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? भाई ये जो क्वेश्चन कह रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्लीज़ नोट करके चलते जाना इनको, किसी को क्वेश्चन को मत छोड़ना। चौथा क्वेश्चन है ये, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है सर? अध्ययन को क्या कहते हैं? What we call the study of moons? Option A sir, planetology. Planetology. Option B sir, cosmology. Cosmology. Option C sir, iridology. Iridology. Option 4 sir, selenology. सेलेनोलॉजी। आपको बताना है क्या कहा जाता है। फटाफट कमेंट में आंसर देंगे, फटाफट कमेंट में आंसर देंगे, बताएंगे। फटाफट आंसर देंगे, फटाफट। सर हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में तो क्या कहोगे इसके अंदर? प्लैनेटोलॉजी को तो जो हम लोग एक तरीके से ग्रहों का अध्ययन करते हैं, ठीक है जी, प्लैनेट आपके ग्रहों हो जाते हैं, ठीक है जी। अब इसे कह सकते हो जो स्टडी ऑफ, या कह सकते हो प्लैनेट्स के लिए कह सकते हो प्लैनेटोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी में आप लोग जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हो, ऐसी चीज़ों को बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो वैसे तो कुछ खास नहीं है, तो आपको इसी में बताना है चंद्रमा का अध्ययन इसमें किस में आता है? नहीं है। चलो ऑप्शन ए कह रहे हैं बच्चे लोग। अरे जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट। सर वीडियो शेयर कर दीजिएगा प्लीज सर। बिल्कुल रानी चौधरी, डोंट वरी, वीडियो शेयर हो जाएगी ऑन द टाइम, मैं वीडियो को शेयर कर दूंगा। पहले फटाफट आंसर दो। आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे भाई किसी के भी, क्या फायदा फिर कोई सेट लाने का। मैं तो इसीलिए लेकर आता हूं ताकि आप लोग आंसर दोगे। आंसर बोलो ना, इसमें आंसर बताओ, अपने खुद के आंसर चेक करो, क्या आंसर सही है कि गलत है। डेथ रूट कह रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कॉस्मोलॉजी। क्वीन है जो कह रही है 1 होगा सर। प्रतिहार कह रहे हैं सर 4 होना चाहिए। मिस्टर अजानंद कह रहे हैं सर बी होना चाहिए। मीनाक्षी कह रही हैं 1 होना चाहिए। भाभी कह रहे हैं 1 होना चाहिए। आधे से ज़्यादा बच्चे 1 कह रहे हैं। चलो आओ आंसर चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए। सर चंद्रमा के अध्ययन की बात करते हैं, प्लैनेटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, आइरिडोलॉजी, सेलेनोलॉजी। पहले तो बात करते हैं सर प्लैनेटोलॉजी। ये कहते हैं द स्टडी ऑफ, क्या कहेंगे सर? स्टडी ऑफ किसके बारे में है ये? तो याद रखना ये स्टडी ऑफ प्लैनेट्स के बारे में होता है। सोलर सिस्टम जो आपका प्लैनेट्स है, ग्रहों के बारे में अध्ययन करना, ये आपका होता है सर स्टडी ऑफ प्लैनेट के बारे में। कॉस्मोलॉजी होता है सर स्टडी ऑफ यूनिवर्स के बारे में। हम लोग जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं वो कॉस्मोलॉजी में करते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं सर आपका क्या चीज? कॉस्मोलॉजी, ठीक है जी। आइरिडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आइरिस, स्टडी ऑफ आइरिस, स्टडी ऑफ आइरिस। आइरिस मतलब या कि आपकी आंखें, आपकी आंखों की कलर होती है ना, जो आपकी आंखें जो कलर होती हैं उन कलरों के बारे में जो स्टडी करता है, दिस इज कॉल्ड आइरिडोलॉजी। एक बात मैं आपको बताता हूं, जो हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, अभी आप लोगों के सामने मैं नजर आ रहा हूँ, आपके चैनल आपके फोन के ऊपर या आपके लैपटॉप पर, जिस पर भी आप देख रहे हो, तो एक्चुअल में हमारी आंखें कभी भी वीडियो को फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ये बात एक्चुअल फैक्ट। आपको एक फैक्ट बताता हूं, बहुत बढ़िया फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है वो ध्यान से सुनो। हमारी जो आंखें हैं वो कभी भी, हम लोग कहते हैं ना कि जी मेरी रील बना, मेरी वीडियो बना, स्लोमो में वीडियो बनाइयो मेरी, मैं उसमें बैकग्राउंड में गाना लगाऊंगा, ठीक है जी, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, ऐसा ऐसा गाना लगाऊंगा मैं, बढ़िया दिखूंगा मैं, बस लाइक चाहिए मुझे, तो बस कहर मचा देना है बिल्कुल रील पे। एक्चुअल में हमारी कोई रील में वीडियो वगैरह कुछ नहीं होती। सब ये आंखों का क्या है सर? एक वर्चुअलाइजेशन है, यानी कि एक आंखों का धोखा है। हमारी आंखें जो हैं वो पिक्चर फॉर्मेशन में 1/16 का रेशियो लेके चलती है। हमारी आंखों का जो स्पीड होता है पिक्चर को बनाने का, वो 1/16 रेशियो का एक्सपेक्टेड रेशियो होता है। हमारी आंखें 1/16 सेकेंड्स के अंदर पिक्चर को क्लिक करती हैं, 1/16 सेकेंड्स के अंदर पिक्चर को क्लिक करती हैं। और जो वीडियो बनती है ना, वो वीडियो नहीं होती, वो वीडियो को बोलते हैं हर एक पर सेकंड के अंदर, पर मिनी सेकंड्स के अंदर, इससे भी कम रेशियो के अंदर हम लोग उन फोटोज को क्लिक करते हैं ऐसे करके, और उन्हीं फोटो को एक साथ बहुत तेजी से हमारी आंखों से निकाला जाता है, जो एक वीडियो के फॉर्मेशन में नजर आती है।
वो पिक्चर ही होती है जो हमारी आंखों पे चलती है, लेकिन उसकी रफ्तार इसकी रफ्तार से ज़्यादा तेज होती है। इस वजह से हमें वो वीडियो का फॉर्मेशन नज़र आता है। अदरवाइज वीडियो नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ फोटो नाम की चीज़ होती है। ये एक साइंस का बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। याद रखना, वीडियो नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब वर्चुअलिटी होती है, आंखों का धोखा होता है। बट एक्चुअलिटी में क्या होता है, हमारी आंखों से जब वो सारी की सारी पिक्चरें बिल्कुल हाईली स्पीड में 1/16 सेकंड के पर रेशियो के हिसाब से तेजी से निकलती है, तो हमारी आंखें उसको वीडियो के फॉर्मेशन में देखने लग जाती है। वरना वो होती तो सिर्फ एक पिक्चर है, बहुत सारी पिक्चरों को आपको जोड़ के एक वीडियो बना देता है वो, जिसे हम लोग एक वीडियो फॉर्मेशन में देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है सर, दिस इज ऑल आर फोटोज। सिर्फ फोटो नाम की चीज़ है, वीडियो नाम की कोई भी चीज़ साइंस में नहीं मानी गई। क्लियर है चीज़। वो बहुत तेजी से आंखों के सामने से 1/16 एक्सपेक्टेड रेशियो के फॉर्मेशन से वीडियो को निकालता है। इसी को कहते हैं सर, दिस इज कॉल्ड अ आयरोडोलॉजी। आंखों का धोखा है। हमारी आंखें बहुत एक तरीके से, हमारी आंखों को बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना दिया जाता है, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी ने ही बेवकूफ़ बनाया है, जिसको हम वीडियो का रूप दे देते हैं। टीवी पे देखते हो लोग चलते नजर आ रहे हैं, चलते नहीं है, वो इतने सेकंड्स के अंदर उसकी फोटो क्लिक की गई है, जो आंखों के सामने इतने सेकंड में पास कर देता है वो, और वो लगता है कि चल रहा है। क्लियर है चीज़। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। फैक्ट याद रखना आप लोगों को, बहुत सारी नई नई चीज़ें बताऊंगा। जैसे आप लोग कभी भी कोशिश करना, अभी आप अपने घर के पास खड़े होगे, सभी लोग अपने घर के पास होगे, आपके घर के पास आसपास दीवार होगी, देखो वॉल होगी। अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, देखो मेरे सामने आप लोग मुझे देख रहे होगे। आप लोग देखो, मैं ऐसे करके खड़ा हो सकता हूँ, देखो ऐसे खड़ा हो सकता हूँ, आप भी हो जाओगे। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ इसके अंदर। आप अपने पैरों को एक साइड में हवा में उठाकर ऐसे खड़े हो सकते हो ना, और अपने हाथों को ऐसे भी खड़े हो सकते हो। लेकिन एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, आप अपने घर पे करके बताना, अगर जिसने कर लिया, सच्ची में मेरी तरफ से उसको इनाम, जो भी मर्जी गूगल पे कर दूंगा उसको पैसे। और बोलो, आपको कुछ नहीं करना, अपने हाथों को और अपने पैरों को दीवार से सटा के खड़े होना है, और तब इस पैर को उठा के दिखाना है, तब मैं मान जाऊंगा आप सबसे बड़े हीरो हो मेरे लिए। एक बार करके दिखा देना मुझे, या ऐसे करके फोटो भेज देना मेरे को, समझ जाऊंगा मैं आपने एक सेंट्रीपेटल फोर्स को, या कह सकते हो आपने कह सकते हो कि एक सेंट्रीपेटल फोर्स को पूरी तरीके से फेल कर दिया। ठीक है जी। आप लोग मुझे बता देना कि ऐसे खड़े होकर दीवार से चिपक कर, एक पैर दीवार से चिपकाना है और एक कंधा आपको दीवार से चिपकाना है, और फिर इस वाली टांग को खड़ा करके दिखाना ऐसे हवा में, तब मैं मान जाऊंगा आप कर लोगे। नहीं कर पाओगे, ठीक है जी, इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, ठीक है जी। इसी चीज़ को समझाने के लिए जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके का, दिस इज अ टाइप ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। हमारा फोर्स क्या है, हमारा फोर्स सेंट्रल एक्सिस पे लगता है। अगर मैं बॉडी का कह सकता हूं कि अगर मैं पूरी तरीके से ऐसे खड़ा हो रहा हूं, तो मेरा जो एक्चुअल पोजीशन है, सेंट्रल जो मेरा सेंट्रल फोर्स है, वो बीचों बीच में लग रहा है, ठीक है जी। तो वो चीज़ें हमेशा याद रखना कि बेसिकली ये चीज़ें क्या है, आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो इसीलिए तो गूगल पे तो मैं कर ही नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि वो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। चलो, ये क्या है, एक साइंटिफिक लॉजिक बताया आप लोगों को। क्लियर है चीज़। चलो बात करते हैं सर स्टडी ऑफ, अब स्टडी ऑफ यूनिवर्स। मैंने आपसे पूछा था स्टडी ऑफ मून की किसके अंदर बात की गई है, तो याद रखना सेलेनोलॉजी के अंदर बात की गई है सर। सेलेनोलॉजी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। केंद्रीय बल नहीं होगा सर, बैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। यूपी 77 ये राइट है कि हमारा जो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स हमारा एक्चुअल में एक्सिस पे लगता है, और एक्सिस में हमें, अगर मैं ऐसे चिपक जाऊंगा ना, तो मुझे इस तरफ का डायरेक्शन चाहिए, वो मैं हो ही नहीं सकता। अब मैं इस तरफ जा ही नहीं पाऊंगा, तो फिर ये टांग कैसे उठेगी, नहीं उठ पाएगी। तो बेसिकली एक एक्सिस पे होना जरूरी है। एक्सिस के लिए मुझे चाहिए प्लेस, तब मैं ऐसे होता हूं। तभी तो आप लोग एक तरीके से एक्सिस पे होकर ही ऐसे टेढ़े हो पाते हो। यहाँ पे जगह ही नहीं होगी तो टेढ़े कहां से होगे, सीधी सी बात है। सेंट्रल एक्सिस पर आपकी पावर या फोर्स नहीं लग पाएगी। क्लियर है चीज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं सर चंद्रमा के बारे में, कुछ मेजर फैक्ट्स के बारे में। चंद्रमा की बात करें सर, कि मून जो है इकलौता सैटेलाइट है किसका सर, आपका अर्थ का। पहली बात ये लिख दी, अर्थ का इकलौता सैटेलाइट किसका है सर, आपका मून। मून किसका सैटेलाइट है सर, इकलौता सैटेलाइट है किसका सर, अर्थ का है। अर्थ के पास ओनली वन सैटेलाइट सर। मरकुरी के पास कोई सैटेलाइट है नहीं, मरकुरी के पास आपके एक भी सैटेलाइट नहीं है।
क्या वीनस के पास सैटेलाइट है? नहीं सर, वीनस के पास भी एक भी सैटेलाइट नहीं है। क्या सर आप मुझे बताओगे मार्स के पास हैं क्या? हाँ, मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, एक का नाम है फेबोस और एक का नाम है डिवोस। ये 2 सैटेलाइट्स आपके मार्स के पास है। मैं बात करता हूं सर मून की, तो मून के अंदर अगर मैं बात करूं, आप मुझे बता सकते हो मून हमारे कितना परसेंट, मून का कितना परसेंट रेशियो हमें दिखाई देता है, कितना परसेंटेज हम मून को देख सकते हैं, मून को हम लोग कितना परसेंट देख सकते हैं? जैसे हाल ही में 2 महीने पहले करवा चौथ गया होगा, आधी चन्नी से देख रहे होगे, आधी चन्नी से भी आपको कितना परसेंट मून दिखाई देता होगा? बहुत से लोग होंगे एक ग्रुप में जुड़े होंगे जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा होगा, छुप छुपा के रखा होगा या किसी ने शादी कर रखी होगी तो उन्होंने रखा होगा, और जो पहले से मान के बैठे होंगे उन्होंने भी रखा होगा। तो आपको कितना परसेंट मून का भाग दिखाई देता है? फटाफट मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि आप कितना परसेंट मून का पार्ट देख सकते हो सर। तो याद रखना, मून का हम लोग जो जितना परसेंट पार्ट देखते हैं वो है 59%। 59% पार्ट को हम लोग क्या देख सकते हैं सर? मून के पार्ट को देख सकते हैं। तो कितना पार्ट हम नहीं देख सकते? तो याद रखना 41% पार्ट को हम लोग नहीं देख पाते। ठीक है जी, 41% पार्ट हमें मून का नहीं दिखाई देता, 59% पार्ट हमें मून का दिखाई देता है। क्लियर है चीज? और चीजें कर क्या है इसके अंदर, और बातें याद रखना, मून की खुद की कोई लाइट तो होती नहीं है, तो मून की जो रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि सन की जो रिफ्लेक्शन होती है वो मून की होती है। सन की रिफ्लेक्शन ही मून पे पड़ती है और वही जाके हमारी अर्थ पे पड़ती है। ठीक है जी, वही हमारी जाके अर्थ पे पड़ती है। तो आपको बताना है कि जो सन की रिफ्लेक्शन जब मून पे पड़ेगी तो उसकी लाइट अर्थ पे कितने समय में पहुंचती है? तो याद रखना 1.3 सेकंड के अंदर अर्थ पर पहुंचती है। ठीक है जी, मून की रिफ्लेक्शन या सन की रिफ्लेक्शन जब मून पे पड़ती है तो मून की जो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी अर्थ पर, वो 1.3 सेकंड के अंदर पड़ती है। कितनी सर? 1.3 सेकंड के अंदर पड़ती है। आपको बताना है मून जो है सर, मून जो है वो अर्थ का चक्कर कितने टाइम में लगा सकता है? आपको ये तो पता है सर, अर्थ लगा लेता है सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में। लेकिन आप मुझे बताओ 1/6 डेज में, आप मुझे बताओ कि मून जो है वो अर्थ का चक्कर कितने दिनों में लगा सकता है? हाउ मेनी डेज टू कैलकुलेट या हाउ मेनी डेज टू रेवुलेट द मून, यानी कितने समय में अर्थ जो है वो मून का चक्कर लगाएगा, कितने दिन में या कितने समय में अर्थ जो है, सॉरी मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाएगा? तो याद रखना 27 दिन 27 डेज। कितने दिन सर? 27 दिन लेगा 7 घंटे 43 मिनट। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लेता है इतने चक्कर लगाने में। कितना टाइम लेगा सर? मून कितना टाइम लेता है सर अर्थ के चक्कर लगाने में? 27 डेज 7 आवर एंड 43 मिनट। बोलेंगे सभी लोग 27 डेज 7 आवर एंड 43 मिनट्स टेकिंग टाइम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर हिंदी में क्वेश्चन बताओ प्लीज। अरे हिंदी में ही तो लिखा है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊपर देखो साफ साफ, चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखवा रहा हूं आप लोगों को जो इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थम्स अप करके बोलो सर आ गया समझ में। एक बार सभी लोग बोलेंगे थम्स अप करके सर आ गया समझ में। चलो बहुत बढ़िया। एक और चीज लिख लेंगे इसके अंदर, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है सर? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या सर? वो माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है? हाँ बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। उसका नाम है, क्या बोलेंगे सर? लिबिंटिज है उसका नाम। क्या बोलेंगे सर? लिबिंटिज है उसका नाम। क्या बोलेंगे सर? लिबिंटिज है उसका नाम। ठीक है जी, लिबिंटिज इसका नाम है। कितना ऊंचा है सर ये? 10,000, क्या लिखेंगे सर? कितना मीटर की ऊंचाई पर है? तो याद रखेंगे है इसकी हाइट है 10,668 मीटर। 10,668 मीटर इसकी हाइट है। 10,668 मीटर इसकी हाइट है, जो मून का सबसे ऊंचा पर्वत है। मून का सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है सर लिबिंटिज, और जिसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 10,668 मीटर। ठीक है जी, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। एक और चीज आपसे पूछा जाता है कि जो आप लोग मास निकालते हो या कह सकते हो सर ग्रेविटी, क्या बोलेंगे सर? ग्रेविटी, या कह सकते हो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, या कह सकते हो सर ग्रेविटी ऑन मून। ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है सर? ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है? ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है? तो ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है? 1/6 ऑफ अर्थ।
ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है, इसे जी समझना, 9 लग रहा है ये। ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है, 1/6 ऑफ अर्थ, यानी कि जिसका वेट या कह सकते हो जैसे आपका वजन, आप लोग अपना वेट तौलते होगे, सर मेरा वेट तो 72 kg है, ये आपका ग्रेविटी पर है, ठीक है जी। अब एक और एक्चुअल फैक्ट बताता हूं, आप जमीन पे खड़े होते हो ना, आप लोग कहते हो जी मेरा वजन 72 किलो है, मेरा वेट 80 किलो है, मेरा वेट 60 किलो है, मेरा वेट 45 किलो है। एक्चुअल में आपका एक्चुअल वेट पता है कितना होता है? सपोज करो किसी का वेट है 72 kg, सपोज करो किसी का वेट है 72 kg, उसका वेट 72 kg कैसे हुआ सर? एक्चुअल में हम लोग किससे जुड़े हुए हैं? चिपके हुए हैं, पृथ्वी से चिपके हुए हैं। तो पृथ्वी और हमारा वेट मिलकर एक्चुअल वेट बनाता है कि हमारा वेट भी इसमें ऐड है और पृथ्वी का वेट भी इसमें ऐड हो रखा है, इस वजह से हमारा वेट 72 kg है। लेकिन अगर मैं इसी वेट को मून पर ले जाऊं, एक्चुअल में असली वेट मेरे को मून पे पता लगेगा, तो असली वेट मेरा एक्चुअल में क्या होता है सर? तो 1/6 निकाल लो इसका, यानी कि असली में मेरा सिर्फ और सिर्फ 12 किलो वजन है, सिर्फ 12 किलो। क्यों सर? एक्चुअल में आपका 12 किलो वजन कैसे हो गया? तो याद रखना, आप लोग जब तक धरती से जुड़े हो तब तक आपका भी वेट और धरती का भी वेट, यानी कि आपके अर्थ का भी वेट, दोनों का वेट जुड़ रहा है, जिसकी वजह से वेट का जो तापमान है वो इतना पहुंच जाता है। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंच जाता हूं मून के ऊपर, तो मेरी ग्रेविटी क्या हो जाती है सर? 0। ग्रेविटी 0 होगी, तो मतलब एक एक्चुअल, मतलब जो हमारा वेट दोनों का जुड़कर निकल रहा था, अब उसमें से अर्थ का वेट तो अलग हो गया, वो तो 0 है। अब सिर्फ और सिर्फ किसका वेट निकलेगा? मेरा ही तो निकलेगा। और वो कितना निकलेगा? 1/6 निकाल लो अपने वेट का। 12 किलो के असली में आप लोग हो, तो अगर आपको एक्चुअल वेट निकालना है तो 1/6 कर लेना, वो आपका एक्चुअल वेट होता है। सभी लोग कर सकते हो, आपको एक्चुअल वेट अपना पता लग जाएगा, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, ये चीजें होती हैं सर किसकी? तो याद रखना, वेट निकालने के लिए, ठीक है जी। ग्रेविटी ऑन मून। इसी तरीके से अगर मैं कहूं सर, इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर मास निकालना हो सर, मास, ठीक है जी, अगर मास निकालना हो, तो अगर आप किसी भी अर्थ का, यानी कि मान के चलो सर, अगर आप अर्थ का मास निकालना चाहो, मैं कहूं सर आपको अर्थ का मास निकालना है, तो और अर्थ का मास आपको मैंने दे रखा है, सपोज करो 3600 ग्राम, तो आप मुझे बताओ अर्थ का जो मास है, अगर मैंने आपको 3600 ग्राम दे दिया है, तो इसे अगर आप, सॉरी, अर्थ का मास मैंने आपको 36 ग्राम दिया है, तो इसे पृथ्वी पर कितना होगा सर? ये पृथ्वी पर कितना होगा? सॉरी, मून पर कितना होगा? क्या बोलोगे? मून पर, चंद्रमा पर कितना होगा, ये बताना है, ठीक है जी। पृथ्वी पर द्रव्यमान, यानी कि अर्थ का मास नहीं दिया मैंने, ये मैंने आपको पृथ्वी का क्या दे रखा है? पृथ्वी पर मास दे रखा है, किसी चीज का मास दिया है पृथ्वी पर, वो मैंने दिया 3600 ग्राम। आप मुझे बताओ इसका मास मून पर कितना होगा? इसका मास सर मून पर कितना होगा? आंसर निकालेंगे बच्चे, आंसर बच्चे क्या निकालेंगे? 600 ग्राम होगा सर, 600 ग्राम। सही से बताओ, यही आंसर आ रहा होगा दिमाग में? सही बताओ, यही आंसर आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में? सर 600 होगा, एक्चुअल में 600 नहीं होगा। याद रखना, मास के केस में और वेट के केस में दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। मास के केस में जितना मास आपका अर्थ पर है उतना ही मास आपका मून पर भी होगा सर, इतना ही मास आपका मून पर भी होगा। देखो, मास में कभी भी चेंजमेंट नहीं आता सर, सिर्फ चेंज आता है वेट के अंदर, ठीक है जी। मास कभी चेंज नहीं होता, मास हमेशा एक्चुअल में वही रहेगा, लेकिन चेंज होता है सिर्फ हमारा वेट, ठीक है। याद रखोगे इन चीजों को, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलेंगे। सर वेट में क्यों चेंज होता है? वेट में इसलिए चेंज होता है क्योंकि ग्रेविटी होती है इसके अंदर, ग्रेविटी प्रेजेंट रहेगी, तो ग्रेविटी अगर 0 हो जाएगी तो वेट चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी अगर 0 नहीं होगी तो वेट इस साइड भी बदलेगा आपका, ठीक है जी। याद रखोगे इन चीजों को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका साइंस से है सर, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए साइंस का, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बच्चों से बहुत पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे फिर से बताएंगे, साइंस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो 0 केल्विन है, क्या है सर? आपका 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? 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 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल्स टू 4 ऑप्शन,
ऑप्शन है सर आपके 0 डिग्री के ही बराबर होगा सर, -273 केल्विन के बराबर, +273 केल्विन के बराबर, या -40 डिग्री केल्विन के बराबर। सॉरी केल्विन यूनिट गलत लिख दी, केल्विन का तो बात कर रहे थे हम लोग, सेल्सियस लिखेंगे, सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर, सॉरी, और आपका -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ये बताना है। -273 डिग्री सेल्सियस +273 डिग्री सेल्सियस या आपका -40 डिग्री सेल्सियस। फटाफट इसका आंसर करेंगे। चलो सभी लोगों का हो गया, कोशिश रहेगी सभी लोगों का आंसर हो गया होगा। चलो बात करते हैं सर, ये क्या होती है सर, यूनिट्स होती हैं आपकी, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या होती हैं सर, यूनिट्स होती हैं। किसकी सर, टेम्परेचर की होती हैं। किसकी होती है, टेम्परेचर की होती है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं ताप की। ताप का मात्रक होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है सर, आपकी यूनिट्स होती हैं। कभी भी आपको केल्विन से डिग्री में या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो या फ़ारेनहाइट में निकालना हो, जैसे आपका कोविड का केस आया था तो डॉक्टर क्या करता था, डायरेक्ट टेम्परेचर माथे पे मारता था और फ़ारेनहाइट्स के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर दिखा देता था। 108, 198 या कह सकते हो आप लोगों का 98 फ़ारेनहाइट, 94 फ़ारेनहाइट, ऐसा टेम्परेचर आ जाता था, है ना। तो तापमान निकाला जाता है। तो ये सारे के सारे तापमान आप घर पर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो देख लो। एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखोगे, C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, C/5 इक्वल्स टू F-32 बाई 9 इक्वल्स टू, इसके बाद लिखेंगे क्या चीज, K-273 बाई 5। ये एक फॉर्मूला है जिसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो। फॉर्मूला क्या है सर, बच्चे कह रहे हैं सर आंसर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। चलो चेक करते हैं, बच्चे कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया है, देखते हैं इसको कैसे निकालोगे सर। हमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है के दिया हुआ है एक तो, और आंसर में सी आ रहा है, तो इसका मतलब इनका रिलेशन के और सी के साथ है। मतलब एफ वाली चीज तो पूछी नहीं जा रही, एफ वाली चीज को गोली मार दो, काम खत्म। हमें एफ से कोई लेना देना नहीं, हमें सी और के के साथ लेना देना है, और ये दोनों एक ही ऑप्शन में नजर, या कह सकते हैं एक ही साथ नजर आ रहे हैं। तो इस C/5 को बराबर रख दो K-273 डिवाइडेड बाई 5 के सामने। हमारे पास वैल्यू किसकी दी गई है सर, 0 डिग्री केल्विन की दी गई है। तो जहां K लिखा है वहां पे क्या पुट कर दो, वहां पर पुट कर दो सर 0 डिग्री 0-273 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो 5 से तो 5 में डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकता हूं, क्योंकि ये चीज अगर यहां पर डिवाइड में यहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी ऑटोमेटिक। 5 से 5 ऑलरेडी वैसे भी कटना ही है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा सर, C इक्वल्स टू 0-273 डिग्री। ठीक है जी। अब क्या करूंगा सर, 0 में से -273 करोगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आ रहा है सर, C इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओ और इसका आंसर बता देना। ठीक है जी, इसका आंसर मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, किस तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस, किस तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। किस डिग्री सेल्सियस पर या किस तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, बताएंगे इसका आंसर। किस तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के बराबर करना है। आंसर दोगे फटाफट, आंसर चेक करूंगा सभी का, फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा। आंसर बताओ सभी लोग, देखता हूं जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसका नाम लूंगा और उसकी स्टोरी लगाऊंगा आज अपने पेज पे। और बोलो,
राजपूत नाबू ठाकुर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका नाम नोट करेंगे हम लोग पहले तो, राजपूत नाबू ठाकुर। मेरे पास पेन है, सबसे पहले तो नाम नोट करेंगे राजपूत नाबू ठाकुर, क्योंकि स्टोरी लगेगी आज इनकी। नाबू ठाकुर, देखो भाई राजपूत साहब, मैंने आपकी स्टोरी या कह सकते हो आपका नाम नोट कर लिया है और आपकी स्टोरी लगेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर दिया है। सर कैसे, चलो देखते हैं। मैंने बोला था किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, यहां पर सी और एफ को बराबर रख के चलना है, ठीक है जी। तो मैं क्या सी को एफ लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों को ही तो बराबर रखना है, तो सी की जगह एफ ले लो। जो जहां पर सी था यहां पे मैंने एफ ले लिया, एफ डिवाइडेड बाई 5। और इधर भी क्या है सर आपका, एफ को एफ के साथ लिंक करो, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है जी। मुझे तो दोनों को बराबर देखना है ना, कि सी और एफ कब बराबर होंगे। तो 9 को मल्टीप्लाई कर दोगे 9f के साथ, और f को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। f को 5 से करोगे 5f हो जाएगा सर, 5f, और 5 को -32 से करोगे तो -160 आ जाएगा, सही है। 9f में से 5f घटा दोगे कितना हो जाएगा सर, 9f में से 5f घटा दोगे कितना हो जाएगा, तो आंसर देंगे सर ये तो हो जाएगा 4f, और इधर कितना है -160, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, -160 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा सर, -40 डिग्री आएगा सर, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और दूं, करोगे फटाफट, एक क्वेश्चन करोगे। चलो मुझे बताओ, मैंने सी की वैल्यू 40 डिग्री दी है, तो मुझे बताओ केल्विन कितना होना चाहिए, फटाफट केल्विन मुझे बताएंगे कितना होगा, फटाफट। तो केल्विन कितना होना चाहिए, सी 40 डिग्री है, केल्विन बताओ फटाफट, देखता हूं किसका आंसर आएगा, फटाफट मुझे बताओ। सी अगर 40 है तो केल्विन कितना होगा, एक बार थम्स अप करके बताएंगे सर, आंसर निकाल रहे हैं। सी अगर 40 है तो केल्विन कितना होगा, देखता हूं किसका आंसर आता है। वेटिंग 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 वेटिंग, फटाफट बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तीन 313 अमन राजपूत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 313, आप 323 दे रहे हैं, अब क्या बोले राजपूत साहब, किसको आंसर माने आपका, 323 को माने हैं 313 को, तीन 323 कह रहे हैं बच्चे, भाई 323 कैसे आ रहा है आप लोगों का। चलो आ जाओ चेक करते हैं। C/5 है इक्वल्स टू K - 273 डिवाइडेड बाय 5। आप लोग एक दूसरे का चेक करके देखो, 265 कह रहे हैं कुछ तो, और एक कह रहे हैं 265K होना चाहिए सर। 1000 में ले जा रहे हो क्या, अच्छा K यूनिट लगा रहे हो, नहीं नहीं ध्यान से देखो। मैंने बोला जब C आपका 40 डिग्री है तो जहां C है वहां पे 40 ले लो ना, 40 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। केल्विन तो पूछा ही आपसे, K - 273 डिवाइडेड बाय 5 हो गया सर। 5 से 5 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, नीचे से नीचे काट दिया आप लोगों ने, 40 इधर रखा हुआ है सर, K - 273 हो गया, इसको उठा के इधर ले जाओ, क्या रखोगे सर, क्या रखोगे इस साइड, अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूं तो 273, या कह सकते हो आप लोग K मैंने इधर रखा और इसको उठा के इधर ले गया, तो 40 + 273 कर दो, कितना हो गया, 313 ही तो होगा। क्या बात कर रहे हो आप आंसर में, 323 बता रहे हो, 265 बता रहे हो, 113 बता रहे हैं भाई साहब, एक तो है बैक बेंचर सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही है, 313 आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अमन राजपूत कह रहे हैं गलत टाइप हुआ था सर। पहले 313 लिखा था तब सही राइट था, उसके बाद 323 हो गया था अमन राजपूत से। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, करा आपने, यही बहुत बड़ी बात है, सभी लोग कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लास के साथ जुड़े रहो भाई। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है। मेंडल को सर डैश के रूप में जाना जाता है। मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है। को डैश के रूप में जाना जाता है। मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है। क्लियर है चीज? आपको बताना है किसके रूप में जाना जाता है। इज नोन एज ऑप्शन, क्या इसको हम लोग सर क्या हम लोग इसको फादर ऑफ जियोलॉजी के रूप में जानते हैं सर? क्या फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, क्या हम इसको फादर ऑफ जियोलॉजी के रूप में जानते हैं? क्या इसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं सर? फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्या इसे हम लोग फादर ऑफ, क्या इसको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जानते हैं? क्या इसको हम लोग फादर ऑफ, क्या इसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जानते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। आंसर देंगे फटाफट, कौन है ये मेंडल? चलो फटाफट आंसर देंगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम लोग इस टॉपिक को ओवर कर देंगे। फटाफट आंसर देंगे सर, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? क्या हम लोग इसको फादर ऑफ जियोलॉजी के रूप में जानते हैं? क्या इसको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं? क्या इसको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में, या फादर ऑफ बायोलॉजी? सभी का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग का राइट आंसर है सर। मेंडल को हम लोग किस रूप में जानते हैं सर? फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में। याद रखोगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है मेंडल को। किसको जानते हैं सर? ग्रीगर मेंडल है इसका पूरा नाम। क्या नाम है सर? ग्रीगर मेंडल है। इसने क्या किया था सर? इसने पी प्लांट एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, आपको पता ही होगा, पी प्लांट लिए थे इसने और क्रॉस ब्रीडिंग की थी इसने। क्रॉस ब्रीडिंग यानी टॉल और ड्रॉप प्लांट के बीच में इसने क्या बताया था सर? एक फॉर्मेशन तैयार किया था और एक जेनेटिक्स के बारे में बताया था। ठीक है जी, फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है ग्रीगर मेंडल को। फादर ऑफ हिस्ट्री में जाना जाता है सर हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स को क्या बोलते हैं सर? हेरोडोट्स जो है, ही इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री को किससे बोलते हैं सर? हेरोडोट्स को बोला जाता है। बायोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं सर? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी, अरस्तु कौन है सर? फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। ठीक है जी, अरस्तु किसको अपना, अरस्तु के गुरु या कह सकते हो, अरस्तु को जो अपना गुरु मानता था वो कौन था सर? या कह सकते हो अरस्तु जो अपना गुरु मानता था वो किसको मानता था? अरस्तु के गुरु कौन थे सर? तो याद रखना, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। प्लेटो थे इसके गुरु। ठीक है जी, इन्होंने लिखी थी द रिपब्लिकन इन्होंने लिखी थी। ठीक है जी, याद रखोगे। अरस्तु के गुरु कौन थे सर? अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है जी, रिपब्लिक इन्होंने लिखी थी, द रिपब्लिक। सिकंदर कह रहे हैं, सिकंदर नहीं जी, सिकंदर तो खुद गुरु मानता था अरस्तु को। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो और इन्होंने लिखी थी द रिपब्लिक। ठीक है जी, याद रखोगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है जी, ग्रीगर मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हो ना? टॉल ड्रॉप प्लांट के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी और उसके बाद इसने कुछ एक्सपेक्टेड रेशियोज निकाले थे। ठीक है जी, और एक रेशियो मेरे को भी अभी भी याद है, 9:3:3:1 निकाला था इसने एक। ठीक है जी, वो पी प्लांट का रेशियो था, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वह नहीं पूछा जाता इतना। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है, बाजार व्यवस्था वह होती है जो, मतलब कि अ मार्केट इकोनॉमी इज वन ऑफ विच, बाजार व्यवस्था वह होती है जो, यह बाजार अर्थव्यवस्था बोलते हैं वैसे तो, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, अर्थव्यवस्था वह होती है जो
वह होती है जो बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। देखेंगे ध्यान से, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो कौन कौन से सर। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 कहती है कि सर क्या सरकार द्वारा नियंत्रित हो, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। पहला ऑप्शन कहता है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होनी चाहिए सर। दूसरी कहती है नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होनी चाहिए, नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तीसरी कहती है सर इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार व्यवस्था या शक्तियों का प्रभावित करना, यानी इन्फ्लुएंस बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है सर, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इन्फ्लुएंस बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये चौथा ऑप्शन है, ये सभी होने चाहिए सर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन मतलब समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपकी बाजार की अर्थव्यवस्था है ना, मार्केट इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, वो इनमें से किस पे निर्भर करती है। क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल पे निर्भर करती है मार्केट इकोनॉमी, क्या वो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती, क्या वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर इन्फ्लुएंसिंग नेचर की होती है, ये पूछ रहा है आप लोगों से। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑल ऑफ दीज, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। आर यू श्योर डी होना चाहिए? चलो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसका राइट आंसर बताऊंगा। बट इसके बारे में आपको एक कंसेप्ट जरूर बता के जाऊंगा, जिसको आपको दिमाग लगा के इसका आंसर बताना है। क्लियर चीज, एक कंसेप्ट बताता हूं, वो कंसेप्ट क्या है वो समझ लो। आप लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड का नाम सुना होगा, जिसे कहते हैं मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या कहता है वो सुनो। मांग का सिद्धांत ये कहता है अगर किसी भी वस्तु का प्राइस अगर कम है, किसी भी वस्तु का अगर मूल्य कम है, तो उसकी मांग हमेशा बढ़ेगी। ये थ्योरी ऑफ डिमांड दिया था कीन्स साहब ने। कीन्स कहता है कि अगर मांग का सिद्धांत ये कहता है जहां पर भी किसी वस्तु की मांग अगर घटी, सॉरी मांग नहीं, उसकी प्राइस अगर घटा, तो उसकी मांग हमेशा क्या होगी सर, उसकी मांग हमेशा बढ़ेगी। अगर किसी भी वस्तु का प्राइस अगर कम हुआ तो उसकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी। सपोज करो एक मैगी का पैकेट लेकर आप लोग रोज खाते हो, मैगी हो गया, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, मैगी ले लो सर। मैगी है 10 रुपए की आती है सर, इसका प्राइस बहुत कम है। अदर कंपैरिजन, अदर कंपनी की बात करें तो उसके कंपैरिजन इसका प्राइस 10 रुपए है, तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सस्ते में मिल जाती है और इसका टेस्ट अच्छा है। लोग आज के समय में क्या चाहती है, मार्केट में यही एनालिसिस किया जाता है कि सस्ता और मजबूत और अच्छा टिकाऊ एलिमेंट मिल जाए या हमें वस्तु मिल जाए। तो याद रखना, थ्योरी ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस अगर कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी। अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी। ये चीज़ है, ये रियलिटी है। आप लोग भी अगर कहीं पर भी मार्केट में जाते होगे तो आप ये सोचते होगे कि अगर हम लोग 300 या कह सकते हो, सपोज करो आप किसी स्वयंवर के शोरूम में घुस गए, ये स्वयंवर छोड़ो, आप किसी लिवाइस के शोरूम में घुस गए, लिवाइस कंपनी है ना, उसमें शोरूम में घुस गए और आपने एक शर्ट ली और वो शर्ट आपको पड़ी 1600 रुपए की एक शर्ट। 1600 रुपए की एक शर्ट है वो, और सेम शर्ट आपको दूसरी दुकान या कह सकते हो बाहर निकल के देखा तो बाहर लगती है एक आपकी वीकली मार्केट्स। वीकली मार्केट जानते हो, जैसे आपकी मंडे को लग गई, किसी की ट्यूसडे को लग गई, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट। सपोज करो आपकी एक मंडे मार्केट लगी, उस मंडे मार्केट की सेम शर्ट 400 रुपए में मिल रही है, तो आप कहां से खरीदोगे, 400 वाली से, 1600 वाली से? बताओ कहां से खरीदोगे? अगर आप ब्रांड लेके चल रहे हो ना, फिर तो आप 1600 ही वाली खरीदोगे। लेकिन अगर आप ब्रांड लेके नहीं चल रहे हो, आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से सोच रहे हो, तो आप 400 रुपए वाली खरीदोगे। मानते हो बात? एक बार थम्स अप करके बताओ कि ये बात मानते हो। देखो इन केसेस में ना मम्मी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। मम्मी देखो इन चीज़ों में ब्रांड पे नहीं जाएंगी, मम्मी ये देखेंगी कि प्राइस किसका ज़्यादा है।
अगर प्राइस इसका ज़्यादा है तो मम्मी वहाँ से कभी नहीं लेंगी वो चीज़। मम्मी क्या करेंगी, वो वाली चीज़ों को अफोर्ड करेंगी, वो वाली चीज़ें पकड़ेंगी कि जहाँ पर उसका प्राइस क्या हो सर आपका कम हो। या तो मम्मी क्या करेंगी, बार्गेनिंग में बहुत एक्सपर्ट होती है, पता ही होगा आप लोगों को, बार्गेनिंग में मम्मी बहुत एक्सपर्ट होती है। मम्मी बार्गेनिंग बहुत अच्छा कर लेती हैं, पता होगा ना आपको। कोई भी चीज़ अगर 500 रुपये की है तो वो 300 रुपये में आराम से ले आ सकती हैं। 1000 की है तो 800 रुपये में या 700 रुपये में आ जाएंगे। क्या हमें बार्गेनिंग आती है? ये से कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसे हमें समझना आना चाहिए, कस्टमर को समझना आना चाहिए। ठीक है जी, इसी चीज़ को याद रखना कि इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। हम लोग वहीं पर ज़्यादा डिमांड करेंगे जहां पर उसका मूल्य कम होगा। देखो यहाँ पे प्राइस क्या है सर, ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे प्राइस क्या है सर, कम है, तो यहाँ डिमांड लोगों की ज़्यादा होगी। तो वीकली मार्केट में लोगों की भीड़ ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि प्राइस टैग कम होता है। 150 रुपये के अंदर देखा है आपने, डंडे पे ऐसे ऐसे हिलाते हैं, कहते जी 150 रुपये 150 रुपये 150 रुपये। अरे पूरे लोग भीड़ पे उमड़ पड़ते हैं उसके पूरे ऊपर, कहते हैं आज तो खत्म कर देंगे इस वीकली मार्केट को, आज ही छान मारेंगे सब कुछ। ठीक है जी, देखा होगा आप लोगों ने चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें क्या होती है सर, ये वीकली मार्केट्स में होता है, जो ज़्यादातर आप लोगों की क्या होती है सर, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो याद रखना थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होता है सर, इसी को बोला जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर भी पूछूंगा। पहले तो एक ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और एक क्वेश्चन ये है कि आपको वो केस बताना है जिसमें प्राइस के साथ उसका डिमांड भी बढ़े। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में दोगे, मैं सभी के कमेंट चेक करूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। इस वीडियो को जैसे ही पोस्ट करूं, सभी का आंसर आना चाहिए कि वो केस मुझे बताएंगे जब प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़े। अभी तक जो सिद्धांत चल रहा है सर, वो प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती है, अपोजिट रिलेशन। वो कंडीशन मुझे बताओ जब प्राइस भी बढ़े, लोग डिमांड भी कर रहे हैं बड़ी प्राइस के लिए भी, ज्यादा महंगी भी है और लोग खरीद भी ज्यादा रहे हैं, ऐसा कौन सा केस हो सकता है? वो केस मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्लियर है चीज? ठीक है जी, तो इसी के साथ आज अपने सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों को अभी खाना वाना खाने का टाइम हो चुका है। क्लास बहुत लंबी चली आज, लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो गई हम लोगों की। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है जी, चलो इसी के साथ अपने क्लास को ओवर करते हैं। आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मेरे साथ इतने समय तक जुड़े रहे। एंड लव यू ऑल सभी को, और सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ इसको आराम से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे क्वेश्चन डालिए, मैं उसका रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक है जी, प्लीज़। ओके, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके, टाटा, बाय बाय।